Good morning to all of you. Am I audible? So in last class we were discussing literary sources for the reconstruction of Indian history. Okay. So that same part I am going to discuss with you. Literary sources. Literary sources for the reconstruction of India's ancient past. Here we are talking about India's ancient past. तो in the same way जब हम medieval discuss करेंगे तो medieval में भी ठीक है we will talk about the literature. ठीक है तो literary sources that are important for the reconstruction of India's ancient past. So this the part that I have discussed with you in details हम उसको दोबारा discuss करेंगे Vedic chapter, Vedic culture में. But here we are just giving an outline of this. So in last class I have discussed with you Veda, Purana, Upanishad. Now you have the basic idea. Epic का भी आपके बारे में basic idea है. And in last class I have discussed with you आश्रम system और आश्रम व्यवस्था. तो देखो ये आश्रम व्यवस्था आई कैसे, क्योंकि लास्ट में 5 मिनट्स रह गए थे तो मैंने जल्दी में उसको बता दिया. देखो जो लिटरेचर है, देर आर 2 more कैटेगरीज ऑफ लिटरेचर ऑफ एंशिएंट इंडिया. ठीक है, और उसी का पार्ट है वो आश्रम व्यवस्था. फॉर एग्जाम्पल वन कैटेगरी इज धर्म सूत्र. धर्म सूत्र, दिस इज वन कैटेगरी. ठीक है ना, धर्म सूत्र इज वन कैटेगरी एंड धर्म शास्त्र is another category. One category is धर्म सूत्र and the another category is धर्म शास्त्र. ठीक है ना, धर्म सूत्र and धर्म शास्त्र, these are two broader categories. ठीक है ना. Now when we talk about धर्म सूत्र, so basically this is considered to be a part of limbs of Vedas. ठीक है, जैसे वेदास के जो limbs हैं जो मैंने कल डिस्कस किया था, they are 6. Technically, if someone asks you that, or in exam the question asks that how many Vedants are there, you will say 6. शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एंड ज्योतिष. बट उसी का एक्सटेंशन अगर देखो तो दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेम थिंग, धर्म सूत्र. दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द लिम्ब ऑफ वेदास. ठीक है, एंड धर्म सूत्र इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. ठीक है, इसको भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके देख सकते हैं. ठीक है, धर्म सूत्र आर अ पार्ट ऑफ वेदांग लिटरेचर. ठीक है, कल्प सूत्र, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र. ठीक है ना, नहीं नहीं रुको, कल्प सूत्र, श्रौत सूत्र, गृह सूत्र एंड धर्म सूत्र. ठीक है, ठीक है, धर्म सूत्र जैसे एक है कल्प सूत्र. ओके, यू विल फाइंड सच नेम, कल्प सूत्र, गृह सूत्र, कल्प सूत्र, गृह सूत्र. ठीक है, कल्प सूत्र, गृह सूत्र, कल्प सूत्र, गृह सूत्र. ठीक है, एंड लास्ट वन इज श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र, श्रौत सूत्र, कल्प सूत्र, गृह सूत्र एंड श्रौत सूत्र. ठीक है, so what is the meaning of all this? कल्प सूत्र, write this, कल्प सूत्र deals with, okay, कल्प सूत्र, right, deals with ritual part, ritual part. कल्प सूत्र deals with ritual part. ठीक है, श्रौत सूत्र deals with Vedic sacrifices, Vedic sacrifices that needs at least 3 fires. Vedic sacrifices that needs at least 3 fires. Vedic sacrifices that needs at least 3 fires. ठीक है, इसके बाद जैसे यज्ञ होता है ना तो 3 हवन कुंड होगा, दैट इज कॉल्ड वैदिक सेक्रीफाइसेस दैट नीड्स एट लीस्ट 3 फायर. एंड गृह सूत्र, रेड दिस, डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस, मतलब घर पे होने वाले यज्ञ जो आप एक यज्ञ कुंड बना के कर सकते हो, राइट. तो डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस दैट नीड 1 फायर, इसको हम कह सकते हैं डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस दैट नीड 1 फायर. डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस दैट नीड 1 फायर. ठीक है, दैट इज गृह सूत्र. गॉट इट. ठीक है,
दिस ऑल इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ वेदांग लिटरेचर। जैसे इसको धर्म सूत्र का भी हिस्सा मानते हैं। और एक और दूसरी डिवीजन भी हो सकती है कि इफ यू राइट हियर वेदांग लिटरेचर, अगर यहाँ पे क्या लिख दोगे, इफ यू राइट हियर वेदांग लिटरेचर, तो यू कैन राइट धर्म सूत्र ऑल्सो हियर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हो, धर्म सूत्र भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ वेदांग लिटरेचर। ठीक है, फिर धर्म सूत्र के अंदर भी हम क्लासिफाई करके इसको देख सकते हैं। तो इस तरह का डिवीजन है। हैव यू गॉट सम आइडिया धर्म सूत्र? ठीक है, इसके बाद द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज दैट, ओके, देखो इन द सेम थिंग्स, ओके, जैसे धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र में तीन एलिमेंट्स हैं। जैसे यहाँ पे देखो सूत्र है और ये क्या है, शास्त्र। तो यहाँ पे राइट दिस, देयर आर थ्री एलिमेंट्स हियर इन धर्मशास्त्र। इसके तीन पार्ट से कैसे जुड़ के बनता है, फर्स्ट इज राइट स्मृति टेक्स्ट्स, एंड द सेकंड इज श्रुति, एंड द थर्ड इज सदाचार। तो इसके भी तीन पार्ट हो गए, स्मृति, श्रुति एंड सदाचार। स्मृति, श्रुति एंड सदाचार। ठीक है ना, धर्मशास्त्र को तीन पार्ट में हमने बांटा, स्मृति, श्रुति एंड सदाचार। स्मृति मीनिंग यू ऑल नो, ओके, ठीक है। श्रुति का भी मतलब आपको पता चला, और सदाचार मीन्स व्हाट, एथिकल प्रैक्टिसेस, ओके, गुड कस्टम और प्रैक्टिसेस दैट मेक आवर लाइफ मोर डिसिप्लिन, दैट इज सदाचार। ठीक है, एथिकल प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस दैट मेक आवर लाइफ मोर डिसिप्लिन, जिससे हमारी लाइफ और भी क्या हो जाती है, डिसिप्लिन हो जाती है। गॉट इट, एथिकल प्रैक्टिसेस, good practices that make our life more disciplined, okay, it means our life now will be in sync with the idea of the dharma। ठीक है, कि हमारा लाइफ अब इन सिंक है विद द आइडिया ऑफ धर्मा। अच्छा देखो, ये कैटेगरीज आगे बढ़ती चली जाएंगी कि नहीं? यस, आगे बढ़ेगा। जैसे स्मृति में भी देयर विल बी सो मेनी स्मृतिज, ठीक है, जिसमें आपको मनुस्मृति आपको पता है, आगे चल के स्मृति में लिखी गई बातें, है ना, सोसाइटी के लिए। जैसे क्या होता है, कोई सोशल नॉर्म अगर लंबे समय तक कंटिन्यू हो जाता है, दैट बिकम्स द लॉ। तो लेटर वी सी दैट द सेम स्मृति टेक्स्ट विल बिकम लॉ बुक्स ऑफ द एंशिएंट इंडिया, कोड ऑफ लॉ भी हो जाएंगे। जैसे मनुस्मृति, दैट इज द कोड ऑफ लॉ रिटन बाय मनु। तो ये होता है ग्रेजुअल डेवलपमेंट है, ये कोई सिंगल डे में नहीं हुआ। ठीक है ना, तो यू कैन राइट हियर दैट लेटर स्मृति टेक्स्ट वर नोन एज लॉ बुक्स। लेटर वी सी दैट द स्मृति टेक्स्ट वर नोन एज लॉ बुक्स। आगे चल के स्मृति टेक्स्ट को ही हमने क्या कहा, लॉ बुक्स कहा। ठीक है ना, तो धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग एंशिएंट इंडिया में देयर आर लॉ बुक्स आल्सो, वो लॉ बुक्स भी है। ठीक है ना, जैसे सुनते सुनते, जैसे आपने सुना होगा इन द फैमिलीज द पीपल से दैट, हमारे परिवार की ये परंपरा है, आपको पालन करना पड़ेगा, दिस इज द ट्रेडिशन ऑफ आवर फैमिली। ठीक है, यू विल हैव टू फॉलो इट, ओके। फॉर एग्जांपल यू आर मैरिड नाउ, ओके, एंड अ न्यू मेंबर कम्स इन योर फैमिली, तो लोग बताते हैं कि हमारे परिवार की परंपरा है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो एक तरह से आप लॉ बना रहे हो ना, ठीक है। तो एंशिएंट इंडिया में लॉ तो ऐसे ही बने ना, ओके। ग्रेजुअली द कस्टम्स, जो भी चीजें लोग ट्रेडिशनली फॉलो करते आ रहे हैं, ठीक है, जिसको वो मानते हैं कि दैट इज इन सिंक विद द धर्म, दैट विल बिकम व्हाट, लॉ। तो लॉ बुक्स ऑफ दैट टाइम इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम। ठीक है, उस समय सोसाइटी का जो रिफ्लेक्शन था, द सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इन द सोसाइटी जो भी था, दैट वाज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट। अब इसमें संस्कार में ही, सदाचार में ही क्या आ जाएगा, ठीक है, संस्कार, सदाचार में ही क्या आ जाएगा, आश्रम व्यवस्था। दिस ऑल फॉर फॉर मेकिंग आवर लाइफ मोर डिसिप्लिन्ड। ठीक है ना, ये सब जैसे देखो, अब ये सदाचार है, इथिकल पार्ट है। अब नाउ इफ यू विल कंटिन्यू, तो यू कैन से दैट द सेम पार्ट, सदाचार, ओके, आश्रम सिस्टम वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास, कि आश्रम सिस्टम में फोर आश्रम्स का कॉन्सेप्ट है, फोर आश्रम्स का कॉन्सेप्ट है, वी हैव डिस्कस्ड इट इन आवर लास्ट क्लास, फोर आश्रम, जिसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास आश्रम। नाउ टेल मी, दिस फोर आश्रम सिस्टम विल मेक आवर लाइफ मोर डिसिप्लिन्ड और नॉट? ठीक है, पहले आज की तरह फॉर्मल जुडिशियल मैकेनिज्म नहीं था, ठीक है,
इतनी पुलिस चौकी नहीं थी, पुलिस अथॉरिटीज नहीं था, बट फिर भी सोसाइटी में मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन थे। हाउ? रिलीजन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल, और उस रिलीजन में ethics and morality was focused upon, but there are some limitations of that age also. एथिक्स और मोरालिटी है, लेकिन साथ ही साथ एक डिस्क्रिमिनेशन भी हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो देर आर सम गुड एस्पेक्ट्स, देर आर सम इल एस्पेक्ट्स ऑल्सो, ठीक है। कुछ अच्छी चीजें हैं तो कुछ बुरी चीजें भी हैं। सो दैट इज अ जनरल आइडिया that we see here. This will make our life more disciplined, that this brahmacharya ashram is the educational phase of life. Okay, grihast means married phase of life. This is educational phase, this is married phase. And vanaprasth ashram is the preparatory stage. ये preparatory stage, ठीक है, that you are trying to detach yourself from family, emotions, क्योंकि what is the ultimate reality of life? The final detachment. जाना है ना, तो एक दिन अचानक स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको पता है कि एक दिन अचानक से स्विच ऑफ होने वाला है, तो वी आर ट्राइंग टू डिटैच आवरसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स। सो दिस इज द प्रिपरेटरी स्टेज। अचानक आप नहीं डिटैच हो सकते। पता चले आप घर के गार्जियन अचानक सुबह उठे और कहीं चले गए, फिर आए ही नहीं, तो उससे तो आपके परिवार वाले ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस स्टेज में क्या करना है? आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए, ठीक है, अपनी फैमिली को क्या करना है? सेल्फ सफिशिएंट बनाना, सो दैट दे कुड लुक आफ्टर देमसेल्व्स। दिस इज आल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड देन यू कैन डिपार्ट, ठीक है। आप वन में जा सकते हो। यहाँ पे वन प्रस्थ है, मतलब वन में आना जाना, ओके, दैट इज फ्रिक्वेंटली डन बट नॉट परमानेंटली। बट संन्यास में क्या होगा? परमानेंटली। बट संन्यास आश्रम इज नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि ये कंपल्सरी आश्रम, नहीं। संन्यास आश्रम का में जाने कुछ ही लोग जा पाएंगे, सब नहीं जा पाएंगे। वानप्रस्थ में क्या होगा कि आप जैसे सत्संग और ये सारी चीजें सुनोगे, ठीक है, यू विल लिव इन द कंपनी ऑफ द गुड पीपल, ठीक है, वर्ल्डली थिंग्स से खुद को डिटैच करने की कोशिश करोगे, तो आप समझो कि एथिक्स एंड मोरालिटी, स्टैंडर्ड्स ऑफ एथिक्स एंड मोरालिटी वेर मेंटेन्ड ऑन इन द सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिलीजियस टेक्स्ट ऑल्सो। तो दोनों चीजें हैं, कहीं पे सोशियो एंड रिलीजियस एविल्स भी आता है, तो कहीं पे मेरिट्स भी, दे आर मेरिट्स ऑल्सो। गॉट इट? सो दिस इज व्हाट अ प्रिपरेटरी स्टेज फॉर sannyas ashram, and this is what, okay, renouncing worldly things, ठीक है, family, considering the world is my family. This is the meaning of sannyas. Our philosophy, our religion teaches us the culture of sacrifice, ठीक है, कि एक गृहस्थ भी जीवन का एक स्टेज ऐसा आएगा जिसमें वो किस कल्चर को फॉलो करेगा? कल्चर ऑफ sacrifice. And this is what sannyas ashram, that was not compulsory for everyone. And the same sadachar part mein, okay, the concept of संस्कार्स were also added. यहाँ पे संस्कार का भी कॉन्सेप्ट आएगा, जैसे यू मस्ट हैव वर्ड अबाउट सोडस संस्कार, 16 संस्कार, ठीक है ना, ये सुना होगा आपने, सोडस संस्कार। सोडस मीन्स 16, 16 संस्कार, द कॉन्सेप्ट ऑफ 16 संस्कार। सम ऑफ द पॉपुलर संस्कार यू ऑल नो, ठीक है, ठीक है। जैसे सम ऑफ द पॉपुलर संस्कार, वैदिक कल्चर में इसको डिटेल से बात करूंगा, जैसे मैरिज इज ऑल्सो अ संस्कार, उपनयन इज अ संस्कार, ठीक है, लास्ट राइट्स आर फॉलोड, उसको हम क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार, वो भी तो संस्कार का हिस्सा है, अंतिम संस्कार, ठीक है। तो जन्म से लेकर मरने तक कितने संस्कार हैं? 16 संस्कार, दैट आर टू बी फॉलोस, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो टू मेक द लाइफ मोर डिसिप्लिन, बट इसका एक थोड़ा इल एस्पेक्ट भी है, और वो क्या है? दैट लेट दिस संस्कार विल कम एंड ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, कुछ टाइम बाद, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ द्विज, रेड दिस, ठीक है, द्विज, अंत्यज, ओके, दीज कॉन्सेप्ट्स विल इमर्ज, ये कॉन्सेप्ट भी आएंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ द्विज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अंत्यज। द्विज क्या है? डबल बॉन्ड इज नोन एज द्विज, डबल बॉन्ड इज नोन एज द्विज, डबल बॉन्ड इज नोन एज द्विज, ठीक है। हु इज अंत्यज? सिंगल बॉन्ड इज नोन एज अंत्यज, ठीक है, डबल बॉन्ड इज नोन एज द्विज एंड सिंगल बॉन्ड इज नोन एज अंत्यज।
अब ये कॉन्सेप्ट कैसे है तो समझो इसको। इन संस्कार देर इज वन संस्कार दैट इज कॉल्ड उपनयन संस्कार। संस्कार में एक संस्कार है जिसका नाम क्या है? उपनयन संस्कार। ठीक है, वैदिक कल्चर में आपको एक एक डिटेल में बताऊंगा, यहाँ बस ऐसे थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ रहे हैं। उपनयन संस्कार, और उपनयन संस्कार क्या होता है? जैसे आफ्टर परफॉर्मिंग दिस संस्कार, जनेऊ जिसको बोलते हो, सुना भी होगा आपने, ठीक है ना, द ब्राह्मण्स परफॉर्म। आफ्टर परफॉर्मिंग दिस संस्कार द एजुकेशनल फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट्स। ठीक है, तो आप देखना वो संस्कार, जैसे पीपल हु फॉलो दिस, और जो संस्कार फॉलो करते हैं, तो आप वहां पे देखना कि सिंबॉलिक बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, गॉट इट। तो उपनयन संस्कार के बाद क्या होता है? एजुकेशन फेज ऑफ लाइफ स्टार्ट्स, बट दिस संस्कार वाज प्रोहिबिटेड फॉर द शूद्रास। शूद्रास ये संस्कार नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरा, उपनयन संस्कार के बाद एजुकेशन फेज ऑफ द लाइफ स्टार्ट्स। ठीक है, और देखो, if you are performing this sanskar, okay, you are double born। ध्यान से समझो, सिंगल born is our natural birth, and double born is what? When we perform the sanskars, we are double born। educational संस्कार we are double born। ठीक है, इंसान और जानवर में ही तो फर्क है। ठीक है, now shudras are forbidden to perform this sanskar, so they are not double born, they are single born। अच्छा, if they are not allowed to perform upnayan sanskar, their educational phase of life will start, yes or no? It will not start। So in this way, how Sudras were excluded from this mainstream education system। तो gradually these things will come। ठीक है, धीरे धीरे ये चीजें आएंगी। Got this? समझ में आया? ओके okay? तो देखो, कहीं पे अगर ethical standards हैं, तो कहीं कहीं पे उसके साथ compromises भी हैं, है ना? That promotes discrimination and inequality in the society, injustice in the society। Okay? So the concept of Dvij, so gradually who will be the Dvij? Those who are allowed to perform sanskars, Upnayan sanskars and other sanskars, there will be Dvij. Upnayan sanskar especially. Who is Antyaj? Shudras will be treated as Antyaj. Or the one who is single born only, okay, will be considered impure। अगर आप डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा, सिंगल बॉन्ड, तो यू विल बी कंसिडर्ड impure। आपको क्या समझा जाएगा? impure। and when you are impure, what will happen? Discrimination will start with you, and this discrimination will be in the form of untouchables। ये डिस्क्रिमिनेशन किस रूप में होगा? अनटचेबल्स के भी रूप में होगा। ठीक है, गॉट इट। अब देखो अंत्यज, अब इसमें भी क्या है कि अमोंग शूद्रास ऑल्सो देयर आर आउटकास्ट। आउटकास्ट मीन्स अमोंग शूद्रास देयर इज अ क्लास विच इज द मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड क्लास, जिसके साथ जरूरत से ज्यादा भेदभाव होता है। एंड मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड क्लास मीन्स, ओके, फॉर एग्जाम्पल, दैट मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड क्लास इज चंडाल। उसको क्या कहा गया? चंडाल। चंडाल इज अ ग्रुप ऑफ शूद्रास दैट विल बी कंसीडर्ड मोस्ट डिस्क्रिमिनेटेड, सबसे ज्यादा जिसके साथ भेदभाव होगा सोसाइटी में। इट मीन्स सपोज these persons are coming, okay, in your colony, so they will have to make a sound, they will have to make certain sound that we are entering, so we are entering, so other people, okay, they will know that chandals are coming, तो वो क्या करेंगे? रास्ते से हट जाएंगे। इतना इम्प्योर समझा इनको। मेरी बात समझ गया ना, कि छाया भी नहीं पड़ने देनी है। सो दिस ऑल वाज डन फॉर व्हाट पर्पस? टू डिस्करेज इंटरवर्णा मैरिजेस। इंटरवर्णा मैरिजेस ना हो। अगर ब्राह्मण और शूद्र इनके बीच में मैरिजेस स्टार्ट होने लगेंगे, तो रिजिड जो वर्णा सिस्टम और स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा? डिसमेंटल होगा। तो उसको डिसमेंटल नहीं होने देना है, बनाए रखना है। एंड इफ यू विल एबल टू मेंटेन इट इन दिस वे, द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स विल बी मेंटेन्ड। बट आप देखो कि द सेम रिलीजन एंड कल्चर विच हैज दिस मच प्रोग्रेसिव फीचर्स, वी सी दैट लेटर द काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन दैट वाज प्रोमोटेड इन द सोसाइटी, ये भी हमें देखने को मिलता है। तो ये सब क्यों हुआ? बिकॉज देयर वाज मिस इंटरप्रिटेशंस ऑफ आवर रिलीजियस टेक्स्ट्स। ठीक है, एंड दैट इज नॉट गुड। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी लिखा कि मिस इंटरप्रिटेशन, ड्यू टू दोज मिस इंटरप्रिटेशंस, ओके, सोशल एंड रिलीजियस इविल्स बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। तो हमें कहाँ जाना है? मिस इंटरप्रिटेशन से हटना है। एंड वेदास कंटेन ट्रू नॉलेज, ट्रू इंफॉर्मेशन, तो वहां हमें जाना है। दैट्स व्हाई स्वामी दयानंद सरस्वती से रिटर्न टू द वेदास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो दीज आर सम ऑफ द आइडियाज। ओके, नाउ वैदिक कल्चर में
और डिटेल में पढ़ेंगे तो इतना रहने देते हैं. डू यू अंडरस्टैंड नाउ दैट वैदिक लिटरेचर और आगे भी क्या डेवलपमेंट होता है इसमें. ठीक है, संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत, ऑल दिस विल डिस्कस. पढ़ना ही है. नाउ यू हैव गॉट सम आइडिया. नाउ आफ्टर दिस वैदिक लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर एंड जैन लिटरेचर, ठीक है ना, they are also important source of information for the reconstruction of India's ancient past. ठीक है, Buddhist literature and Jain literature, they are also most important source of information for reconstruction of India's ancient past. ठीक है ना. जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर में, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिपिटक, त्रिपिटक है. इन डिटेल्स वी विल डिस्कस दिस इन द टॉपिक बुद्धिज्म. ठीक है, जैसे सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिपिटक. डिटेल में पढ़ेंगे, घबराना नहीं. ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ त्रिपिटक. विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट लेटर. दिस इज व्हाट, ओके, द बुद्धिस्ट लिटरेचर. ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है. ठीक है, इन द सेम वे, ठीक है, these tripitaks are further divided, these tripitaks are further divided into a category of books that are known as निकाय. निकाय, निकाय. ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं. निकाय, जैसे देखो, इफ यू फाइंड दिस सफिक्स इन एनी वर्ड, दैट इज अ बुद्धिस्ट लिटरेचर. आसानी से पकड़ लेना, एग्जाम में पूछता है प्रीलिम्स में कि आइडेंटिफाई कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर है, कौन सा नहीं है. तो जैसे इफ आई से दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुत्ता निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुद्दक निकाय, तो लास्ट में क्या लगा हुआ है, सफिक्स क्या है, निकाय. तो ये क्या है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है. तो ऐसे ट्रिक से आप पकड़ भी सकते हो. ठीक है, तो निकाय अगर सफिक्स है, इफ निकाय हैज बीन यूज्ड एज अ सफिक्स, सो दैट इज अ बुद्धिस्ट लिटरेचर. वो बुद्धिस्ट लिटरेचर. हालांकि बुद्धिज्म वाले चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट दिस इज इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल क्या है, जैसे आप समझने के लिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर निकाय सफिक्स लगा हुआ है तो दैट इज अ बुद्धिस्ट लिटरेचर. लाइक एग्जाम्पल, लाइक दीघ निकाय, आई एम राइटिंग हियर दीघ निकाय. देखो, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय. ठीक है, संयुत्त निकाय, खुद्दक निकाय, संयुत्त निकाय, संयुत्त निकाय, खुद्दक निकाय. अब कितना आसान हो गया पहचानना. खुद्दक निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, पहचानना आसान हो गया. नाउ आइडेंटिफाई दिस इजीली. अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या कहोगे, या निकाय सफिक्स हैज बीन यूज्ड, सो दिस इज व्हाट, अ काइंड ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर. पहचान लिया. अच्छा, इसके बारे में एक फैक्ट आपको पहले बता चुका हूँ, अंगुत्तर निकाय के बारे में. व्हाट इज दैट फैक्ट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जैक्टली 16, number of Mahajanpad was 16. This is the most authenticated number. There are other numbers also. So there were 16 Mahajanpads during Mahajanpad period. तो ये बात किस में कही गई है? It was said in Buddhist text, अंगुत्तर निकाय. अब बताओ, महाजनपद एज में आप ऑथेंटिक मान रहे हो कि देयर वर 16 महाजनपद. महाजनपद आर बिगर स्टेट्स. और ये जानकारी कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दिस इंफॉर्मेशन, अंगुत्तर निकाय. सो इज अंगुत्तर निकाय एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, yes or not? Yes, this is also an important source of historical information. ठीक है, got it. अच्छा देखो, बुद्धिज्म तो पूरा का पूरा एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है. इट इज लाइक अ सोशल मूवमेंट. वी विल डिस्कस अबाउट दिस. ठीक है, ये सोशल मूवमेंट की तरह है. ठीक है, अब इस खुद्दक निकाय में, ओके, there are a collection of verses which are related to the ethical sense. Read this. In this Khudak Nikaya, in this Khudak Nikaya, there are collection of verses. Read this. There are collection of verses which are like ethical sayings. ठीक है, in this Khudak Nikaya, ठीक है, there is a collection of verses, okay, that is called ethical sayings. और वो जो collection है, that is called धम्म पद.
इस कलेक्शन को क्या कहा गया? धम्मपद। धम्मपद, दिस कलेक्शन वाज कॉल्ड धम्मपद। इट मींस खुद्दक निकाय देयर इज अ कलेक्शन, और वो कलेक्शन क्या है? दीज आर वर्सेस दैट आर रिलेटेड टू एथिकल, जिसमें एथिक्स और मोरालिटी की बात की गई है, वर्सेस। तो दैट इज कॉल्ड धम्मपद। पद मींस वर्सेस। एंड अब बताओ यहाँ पे धम्म का मतलब और धर्म का मतलब कुछ कुछ मिलता जुलता है कि नहीं? एथिकल मोरल टीचिंग्स, ठीक है। तो धम्मपद इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? खुद्दक निकाय। धम्मपद किसका पार्ट है? खुद्दक निकाय का। दूसरी चीज, ठीक है, नोट कर लिया आपने, ठीक है। इसके बाद इसमें और क्या है? थेरा गाथा एंड थेरी गाथा, राइट दिस। थेरा गाथा एंड थेरी गाथा, ये भी दिया हुआ है। थेरा गाथा एंड थेरी गाथा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं उपिंदर सिंह की बुक को भी कवर कर रहा हूं, तो फैक्ट्स आपको नए मिलेंगे। गॉट इट? दैट्स व्हाई आई एम इंक्लूडिंग दीज फैक्ट्स, ठीक है। गॉट इट? क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड ना, तो दैट्स व्हाई आई एम कवरिंग दैट बुक आल्सो। तो थोड़ा आप अनकंफर्टेबल हो सकते हो, ज्यादा फैक्ट्स मिलेंगे तो, बट घबराना नहीं, ठीक है। धम्मपद का मतलब समझ में आ गया? धम्मपद बुद्धिस्ट है, यस। पार्ट किसका है? खुद्दक निकाय का। इन द सेम वे खुद्दक निकाय में अदर एथिकल वर्सेस भी है। एक क्या है? थेरागाथा एंड द सेकंड इज थेरीगाथा। तो इफ फिल्म्स में अगर क्वेश्चन आ जाए कि थेरागाथा इज रिलेटेड टू, इतना आसान पूछते हो, बुद्धिज्म। थेरीगाथा किसका हिस्सा है? बुद्धिज्म का है। तो अब तो रिलेट कर पाओगे ना। नाउ थेरागाथा में लिखो क्या दिया हुआ है, ठीक है। थेरागाथा एंड थेरीगाथा, राइट। राइट दिस ethical sayings or songs for the Theragatha, ethical sayings or songs for the Buddhist monks and nuns both. Ethical sayings and songs for the ethical sayings and songs for the Buddhist monks and nuns both. यहाँ पे गलत हो जाएगा प्रीलिम्स में क्वेश्चन, एकदम ध्यान से रखना। थेरा एंड थेरी, थेरा मतलब लोग समझेंगे मेल की बात हो रही है, थेरी मीन्स फीमेल की बात हो रही है, तो यहाँ स्मार्ट गेस नहीं काम करेगा। थेरा गाथा में क्या है? एथिकल सेइंग्स एंड वर्सेस फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। उनको किस तरह के एथिकल स्टैंडर्ड्स और मोरालिटी को फॉलो करना चाहिए, दैट इज व्हाट थेरा गाथा। उसको हम क्या कहेंगे? थेरा गाथा। तो इट इज ओनली फॉर द मॉन्क्स और नन्स बोथ, मॉन्क्स और नन्स दोनों के लिए। ऐसे ही डिफिकल्ट क्वेश्चन यूपीएससी फ्रेम कर रही है इस बुक से, मिनिमम 2 एवरी ईयर फॉर द लास्ट 2 to 3 ईयर, ठीक है। तो हम प्रिपेयर रहेंगे, और गिन के 3 से देयर आर 3 to 4 चैप्टर्स फ्रॉम वेयर दे आर फ्रेमिंग द क्वेश्चंस। तो नाउ इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कवर दैट, इस बैच में हम करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर इस बुक से कोई क्वेश्चन आती है उपिंदर सिंह से, तो वो आपका गलत नहीं होगा, बस। अब इसके बाहर निकलेंगे, बियॉन्ड निकलेंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक तो हम पीछा कर ही लेंगे, राइट। तो थेरागाथा क्लियर हो गया। एथिकल सेइंग्स एंड टीचिंग्स दैट आर नीडेड फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। तो मॉन्क्स के लिए भी है और नन्स के लिए है, बोथ के लिए, ठीक है। अब देखो इसके बाद आ जाओ थेरीगाथा। थेरीगाथा, अब यहाँ पे क्या है? देखो ये नन्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है। थेरीगाथा नन से जुड़ा हुआ, ओनली नन्स, ठीक है, ओनली नन्स। थेरीगाथा किससे जुड़ा हुआ है? ओनली नन्स। दूसरी चीज क्या है? क्या है यहाँ पे? रिनंसिएशन एक्सपीरियंस ऑफ वुमेन और नन्स, ठीक है। रिनंसिएशन मीन्स उनका जो मोक्ष का जो अनुभव है, वो कहाँ दिया हुआ है? थेरीगाथा में। तो थेरीगाथा इज ओनली रिलेटेड टू नन्स, थेरागाथा इज रिलेटेड टू बोथ मॉन्क्स एंड नन्स बोथ, ठीक है। तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा ना। सो हियर what has been given, read this, renunciation experience, renunciation experience of women, renunciation experience of women has been given, ठीक है। renunciation experience of women has been given in Therigatha, got it? renunciation experience of women are given in Therigatha, ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ नेक्स्ट। देर इज अनदर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट, फिर वहां से भी क्वेश्चन पूछा गया, और वो क्या? अभी जैन लिटरेचर को मैंने लिख रहा हूँ यहाँ, रेड दिस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, मिलिंद पन्ह, रेड दिस, मिलिंद पन्ह, मिलिंद पन्ह, ठीक है, मिलिंद पन्ह। कंपोजिशन कब है मिलिंद पन्ह का? तो यू कैन राइट दिस,
फर्स्ट सेंचुरी बीसी, फर्स्ट सेंचुरी एडी, ठीक है। दिस इज अ रेंज वेयर वी आर कंसिडरिंग कि मिलिंद पन्हो कंपोज हुआ, ठीक है। मैंने कहा ना यूनिफॉर्मिटी ऑफ डेट्स बड़ा मुश्किल है कहना, तो फर्स्ट सेंचुरी बीसी, फर्स्ट सेंचुरी एडी, इसके बीच का ये है, ठीक है। और इसमें क्या बातचीत की गई है, ठीक है, तो देखो मिनेंडर, मिनेंडर एग्जैक्टली वाज अ ग्रीक रूलर, ग्रीक रूलर मिनेंडर, ठीक है। मैंने बताया था ग्रीक इन्वेजन्स हुए थे, ठीक है, ग्रीक इन्वेडर्स इंडिया आए थे, एंड देयर वाज अ बुद्धिस्ट मॉन्क, ठीक है, दैट इज नागसेन, नागसेन, बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन, ठीक है ना, नागसेन, he was a Buddhist monk. So Menander will do what? Menander will ask some questions, that is his curiosity, intellectual curiosity, from Nagsen, and Nagsen will answer those questions, ठीक है। और इससे क्या होगा, Menander will be influenced, और वो क्या कर लेगा, ठीक है, he will accept Buddhism, वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लेगा। तो बेसिकली Menander is asking question and Nagsen is replying, ठीक है। So these question answer, the questions of Milind and answers of Nagsen are compiled in this book that is called Milind Panho. Milind means Menander, Panho means questions that were asked by him. तो मिलिंद पन्हो का मतलब क्या हो गया, द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड बाय मिनेंडर, दैट इज मिलिंद पन्हो। ये बात आपको समझ में आई, मिलिंद पन्हो, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है। नाउ अब इसके बाद देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, R.S. Sharma NCERT book writes that, okay, Menander discourse with Nagsen और नागार्जुन, उन्होंने नागसेन के लिए एक और वर्ड यूज किया है, वो क्या है, नागार्जुन, नागसेन और नागार्जुन, दिस इज गिवन इन द R.S. शर्मा बुक। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम दोनों को ही सही मान के चलेंगे, गॉट इट, नागसेन और नागार्जुन, यहाँ पे लिख लो नागार्जुन, नागार्जुन। तो नागार्जुन वर्ड किसने लिखा है, रेड दिस, R.S. शर्मा एनसीईआरटी, ये R.S. शर्मा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, नागसेन और नागार्जुन, दिस इज रिटन इन एंशिएंट R.S. शर्मा बुक, ठीक है ना। गॉट इट, समझ में आ गया ना। ये क्या है, क्वेश्चन आंसर है, फिलोसॉफिकल डिबेट्स एंड डिस्कशन, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स एंड डिस्कशंस, कुछ भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ओके, और क्या बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है, राइट, नेक्स्ट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक, ठीक है, नेट्टी प्रकरण, बेसिकली नेट्टी प्रकरण भी इसको कह सकते हो, नेट्टी प्रकरण, नेट्टी प्रकरण, नेट्टी प्रकरण, नेट्टी प्रकरण भी कह सकते हैं, नेट्टी प्रकरण, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेतिगंधा, 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 नित्य प्रकरण और नेतिगंधा, दिस इज अ बुद्धिस्ट लिटरेचर, याद रखना, नित्य प्रकरण और नेतिगंधा, व्हाट इज द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इट मींस द बुक ऑफ गाइडेंस, नेति प्रकरण और नेतिगंधा मीन्स द बुक ऑफ गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस मीन्स मार्गदर्शन, नीति प्रकरण और नेतिगंधा, ठीक है। और इसका भी टाइम पीरियड क्या है, सेम, फर्स्ट सेंचुरी बीसी एंड फर्स्ट सेंचुरी एडी, फर्स्ट सेंचुरी एडी। और इसमें क्या दिया हुआ है, नेति प्रकरण और नेतिगंधा में, पहले तो याद रखना दिस इज बुद्धिस्ट लिटरेचर, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि एक सिंपल क्वेश्चन ये हो सकता है कि आइडेंटिफाई करिए कौन सा बुद्धिस्ट लिटरेचर है, कौन सा जैन लिटरेचर है। तो अगर आप नेम्स को एक दो बार पढ़ोगे तो ऑब्वियसली यू विल रिकॉल, ठीक है ना। इसमें क्या है, रेड दिस, ओके, a connected account of the teachings of Buddha has been given in this book, read this, a connected account of, a connected account of teachings of Buddha has been given, a connected account of teachings of Buddha has been given, ठीक है, connected account of teachings of Buddha has been given, ठीक है। अब देखो और भी कुछ वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल निदान कथा, रेड दिस, निदान कथा, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट वर्ड, अगेन बुद्धिस्ट लिटरेचर, निदान कथा इज व्हाट, बुद्धिस्ट लिटरेचर, निदान कथा इज बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है, रेड दिस, निदान कथा में क्या है, ओके, रेड द लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा,
निदान कथम है लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा, लाइफ स्टाइल ऑफ बुद्धा, ठीक है। देन Deepvansh and Mahavansh, these are also Buddhist literature. Deepvansh and the next is Mahavansh. These are also Buddhist literature. Deepvansh and Mahavansh, they are also Buddhist literature. ठीक है। And these are, इसमें क्या है, historical plus mythical account of Buddha's life. These books contain what? Historical plus mythical account of Buddha's life. Historical and mythical account of Buddha's life. These books written in Pali, ठीक है, श्रीलंका, तो these are called Pali Sri Lanka chroniclers. तो written और mythical account है, ठीक है, और थोड़ी historical detail भी है दीपवंश और महावंश में। टाइम पीरियड क्या है, ठीक है, 4th 5th centuries and this is what 5th century, ठीक है। तो ये भाई 4th 5th century AD के आसपास की बुक्स हैं, दीपवंश और महावंश, ठीक है ना। गॉट इट। These are also called Pali chroniclers. Okay. इसके बाद हीनयान टेक्स्ट, महायान टेक्स्ट, जैसे बुद्धिज्म का आगे डिवीजन होगा जो बुद्धिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो हीनयान से रिलेटेड टेक्स्ट को हम क्या कहेंगे, हीनयान टेक्स्ट, महायान टेक्स्ट, वज्रयान टेक्स्ट। तो वो तो इजीली पकड़ में आ जाएगा, वैसा कुछ पूछेंगे भी नहीं वो डायरेक्टली, ठीक है। हीनयान, महायान एंड वज्रयान। तो द डिविजन्स विल डिस्कस लेटर। नाउ यू विल गेट अनदर वर्ड दैट इज हेगियोग्राफी। हेगियोग्राफी का मतलब क्या होता है, रेड दिस, हेगियोग्राफी, हेगियोग्राफी, ठीक है। हेगियोग्राफी, हेगियोग्राफी मीन्स व्हाट, राइट। Sacred biography of Buddha is known as hagiography. Sacred biography of Buddha. Sacred biography of Buddha is known as hagiography. Sacred biography of Buddha is known as hagiography. ठीक है ना। And the example of this book is, example of this book is, this is a very important information, right? Okay. Lalit Vistara. Lalit Vistara. Lalit Vistara is the example of this book. ललित विस्तारा is the example of this book और इसका composition है 1st और 2nd century AD. This is the time period of composition of Lalit Vistara. So if there is statement that Lalit Vistara is a hagiography, correct. It is a sacred biography of Buddha. ठीक है, got it? Okay. And this sacred biography of Buddha is associated with Sarvastivada school. सर्वास्तिवाद क्या है, आई विल डिस्कस इन डिटेल इन बुद्धिस्ट टॉपिक। तो दिस सेक्रेड बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, ओके, इट इज एसोसिएटेड विथ सर्वास्तिवाद स्कूल, सर्वास्तिवाद स्कूल, सर्वास्तिवाद स्कूल। इससे एक मैसेज तो है, सर्वास्तिवाद मैं डिटेल में पढ़ाता भी हूँ, मेरे रेगुलर लेक्चर का हिस्सा है, आई टीच इट इन डिटेल इन बुद्धिज्म चैट टॉपिक। कुछ रिलेट हो रहा है सर्वास्तिवाद को, कुछ बुद्धिज्म से रिलेट करके देख सकते हैं, हाँ, बुद्धिज्म से रिलेट करके देख सकते हैं। तो ये कनेक्शन आपको याद रखना है कि सर्वास्तिवादी स्कूल यू आर कनेक्टिंग इट विथ बुद्धिज्म, ठीक है। ओके, बुद्धिज्म, सर्वास्तिवाद स्कूल, ये लिख लिया, ठीक है। देन संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट, संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स देखो, संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट, संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट, ठीक है। जैसे वन इंपॉर्टेंट नेम हियर इज Buddha Charit, that was written by Ashwaghosh. This is also very important book. Read this, Buddha Charit. Buddha Charit, that was written by Ashwaghosh. Buddha Charit, that was written by Ashwaghosh. Buddha Charit written by Ashwaghosh. Time period क्या है, 1st 2nd century AD. 1st 2nd century AD. And this Buddha Charit written in what? Sanskrit. That is the most important point. Read this. It was written in Sanskrit. ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब देखो क्या है, इफ यू फाइंड दिस सफिक्स अवदान, तो दैट इज आल्सो बुद्धिस्ट लिटरेचर। अवदान क्या है, ये भी क्लास लेक्चर का हिस्सा है, बुद्धिज्म में पढ़ाऊंगा। अगर आपको ये अवदान सफिक्स के रूप में मिल जाए, राइट दिस अवदान,
if we will find it as a suffix, then the book will be Buddhist literature. बुद्धिस्ट लिटरेचर से जुड़ी हुई किताब हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिव्यावदान, अवदान शतक, इसमें अवदान पहले आ गया. दिस ऑल आर व्हाट? बुद्धिस्ट लिटरेचर. अगर अवदान मिल जाए, जैसे यू विल फाइंड दिस वर्ड अवदान शतक, ठीक है, दिव्यावदान, दिव्यावदान, ठीक है, दिस ऑल आर बुद्धिस्ट लिटरेचर. दिव्यावदान, दिव्यावदान बुद्धिस्ट लिटरेचर. अवदान टेक्स्ट के बारे में मैं क्लास में बताऊंगा, ठीक है ना, वो ऑलरेडी हमारे लेक्चर में है, ठीक है. दिव्यावदान, अवदान शतक, ठीक है, दीज आर व्हाट? बुद्धिस्ट लिटरेचर, ठीक है. और अवदान टेक्स्ट जो होगा वो किस लैंग्वेज में होगा? संस्कृत. ये भी दूसरा याद रख लेना कि अगर अवदान सफिक्स लगा हुआ है, लैंग्वेज क्या हो जाएगा? संस्कृत, ठीक है. ये तो बहुत पॉपुलर है, बुद्ध चरित, अश्वघोष, ठीक है ना, तो संस्कृत हो गया. ओके, इसके बाद, ठीक है, नेम ऑफ सम महायान नेम ऑफ सम बुद्धिस्ट थिंकर्स, राइट दिस, नेम ऑफ सम बुद्धिस्ट थिंकर्स, स्पेशली महायान थिंकर्स. बुद्धिस्ट थिंकर्स में भी हम महायान थिंकर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. जैसे लेटर टू ग्रुप्स विल इमर्ज, हीनयान एंड महायान. जब डिटेल में बताऊंगा तो आप जानोगे, ठीक है, क्योंकि हम एक बुक को अपना टारगेट लेके चले हैं कि यहाँ से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम लेते हुए चलेंगे. दैट्स वाई थोड़े डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स आ रहे हैं अभी, ठीक है. तो राइट नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट थिंकर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगी लिस्ट. ओके, राइट नेम्स, कौन कौन से नेम्स है? नागार्जुन, 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 ठीक है. नेक्स्ट नेम वसुबंधु, वसुबंधु, नागार्जुन वसुबंधु. नेक्स्ट नेम इज असंग, नागार्जुन वसुबंधु असंग, ठीक है. आर्य देव, बुद्ध पालित, आर्य देव, आर्य देव. द नेक्स्ट इज बुद्ध पलित, बुद्ध पलित, आर्य देव, बुद्ध पलित. दिग्नाग, दिग्नाग, दिग्नाग. मैं केवल वही नाम बता रहा हूं जो इस बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, उपिंदर सिंह वाले में, क्योंकि यहां से कभी कुछ पिक किया तो हमें पता होगा, ठीक है ना. सो दीज आर द नेम ऑफ बुद्धिस्ट स्कॉलर्स. देखो कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं. और बुद्धिज्म सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको नेम्स दे दिया, मान लो 5 और 6 नेम्स और 5 नेम दे दिया और कहा कि आइडेंटिफाई विच ऑफ देम वर द बुद्धिस्ट स्कॉलर्स. कितना आसान क्वेश्चन यहां से बनाया जा सकता है. एंड दैट्स व्हाई वी विल हैव टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट कि प्रीलिम्स में क्या बन सकता है उसको हमें उठाना है. बाकी तो इस बुक में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, ऑप्शनल वाले बच्चों को जितना चाहिए उससे भी ज्यादा है, बट वी डोंट हैव टू एक्सट्रैक्ट एवरीथिंग. सो दीज आर सेलेक्टेड इंफॉर्मेशन. तो याद रहेगा आपको, व्हाट आर द नेम्स हियर? नागार्जुन, द सेकंड इज वसुबंधु, असंग, आर्य देव, बुद्ध पलित एंड दिग्नाग, ठीक है. और जातका स्टोरीज आप सबको पता है, जातका स्टोरीज ये किससे जुड़ा हुआ है? बुद्धिज्म से ही तो जुड़ा हुआ है, राइट. They gives us the detailed account of the previous life of the Buddha. That is also Jataka stories. ठीक है ना? Jataka stories. Now I hope a few names you are familiar with. Buddhism topic will discuss in detail later. Okay? कि त्रिपिटक है, the Sutta Pitak, Vinaya Pitak, Abhidhamma Pitak. Then there are निकाय, दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, कुद्दक निकाय, ठीक है ना. कुद्दक निकाय में एक पार्ट है जिसमें क्या दिया हुआ है? एथिकल कलेक्शंस, ठीक है, और सेइंग्स, द वर्सेस, इनका कलेक्शन है. उनको हमने क्या किस देखा? एक कैटेगरी क्या है? धम्मपाद. इसको हमने क्या कहा? धम्मपाद, जिसमें एथिकल धम्मपद और धम्मपाद एथिकल सेइंग्स और कलेक्शंस हैं. थेरी गाथा एंड थेरा गाथा. थेरा मॉन्क्स से भी जुड़ा हुआ है और नन्स से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, कि व्हाट एथिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरालिटी दे विल हैव टू फॉलो. थेरा गाथा में, थेरी गाथा, इट इज ओनली रिलेटेड टू नन्स, देयर रिनंसिएशन एक्सपीरियंस हैज बीन गिवन, ठीक है. एंड मिलिंद पन्हू, दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि मिनांडर और नागसेन के बीच में जो फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स या इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स है. नेति प्रकरण, इसके बारे में भी देखा. दिस इज नेतिगंधा, बुक ऑफ गाइडेंस, जिसमें कनेक्टेड लाइफ ऑफ Buddha's connected account of Buddhist teachings have been given. Okay, निदान कथा we have already discussed, ठीक है ना. दीपवंश, महावंश, ठीक है, हिस्टोरिकल मिथ प्लस बुद्धिस्ट लाइफ. तो याद रखना है कि ये क्या है, ठीक है,
ये बुद्धिस्ट लिटरेचर है। देन हेगियोग्राफी का मतलब क्या होता है, सेक्रेड बायोग्राफी। और इस कैटेगरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है दैट इज व्हाट, ललित विस्तार, ठीक है ना। और ये किस ग्रुप से जुड़ जाता है, सर्वास्तिवादी थॉट से जुड़ जाता है। देन संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है अशोघोष का बुद्ध चरित्र, ठीक है ना। देन देयर आर अवदान टेक्स्ट ऑल्सो, ठीक है, जैसे अवदान शतक और दिव्यावदान, टू नेम्स वी हैव डिस्कस। जातका स्टोरीज वी ऑलरेडी नो। एंड देन नेम ऑफ सम इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट थिंकर्स, नागार्जुन, वसुबंधु, असंग, ठीक है, आर्यदेव, ओके, बुद्ध पलित एंड ओके दिग्नाक। दीज आर द इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स, ठीक है। नाउ वी आर जैसे देखो बुद्धिस्ट स्कल्पचर से भी हमें हिस्ट्री की जानकारी मिलेगी कि नहीं, स्कल्पचर विल आल्सो गिव अस सम डिटेल्ड अकाउंट्स ऑफ द हिस्ट्री। तो हम पढ़ेंगे गांधारा और ये सब अपनी क्लासेस में। देन स्तूपा इज द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ठीक है। लुकिंग एट द नेचर एंड वेराइटी ऑफ द स्तूपास, कि स्तूपास कैसे बने हैं, आर द एक्सलेंट फॉर्म ऑफ स्तूपास, किस एज के स्तूपास कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन आल्सो ओके मेक एन आइडिया ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर फेज, और विच रूलर्स हैव पैटर्नाइज्ड बुद्धिज्म। ये सारा का सारा आइडिया हमें मिल सकता है। गॉट इट। देयर आर केव्स आल्सो दैट वर डोनेटेड टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स, ठीक है। तो केव वॉल्स पे अगर कुछ इंस्क्रिप्शन है दैट विल आल्सो गिव अस एन इंपॉर्टेंट अकाउंट ऑफ दैट पीरियड, ठीक है ना। तो Buddhist text gives us important account of that period. They are also helpful in the reconstruction of India's ancient past, ठीक है ना। In the same way, there is another category that is called Jain literature. This we will discuss in our classes. क्लास में करेंगे इसको। इसके बाद संगम टेक्स्ट, संगम टेक्स्ट दे आर ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तमिल वर्क्स एंड संगम टेक्स्ट, कन्नड़ तेलुगु लिटरेचर, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तमिल वर्क, ठीक है, कन्नड़ तेलुगु लिटरेचर, ठीक है, ऑल दीज आर इंपॉर्टेंट टू रिकंस्ट्रक्ट आवर आइडिया ऑफ एंशिएंट पास्ट, ठीक है ना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ओके, देयर आर मेनी अदर बुक्स, फॉर एग्जांपल फिलोसॉफिकल ट्रेडिशंस इन इंडिया आल्सो। तो फ्रॉम दैट आल्सो वी कैन लर्न अबाउट द इंडियाज एंशिएंट पास्ट, ठीक है। और भी बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। तो उनको हम आगे कवर करेंगे, क्लासेस में कवर करेंगे, ठीक है ना। इसके आगे मैं इसमें नहीं इंटर कर रहा हूँ बिकॉज व्हेन आई विल टीच मौर्यन पीरियड तो वहां मैं बताऊंगा बहुत सारी बुक्स के बारे में। ऐसे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे लिटरेचर पे फोकस करते जाएंगे। नाउ यू हैव द आइडिया, ठीक है। अब एक बहुत ही फेमस बुक है दैट इज हर्ष चरित, दैट वाज रिटन बाय बाणभट्ट, उसको भी नोट कर लो, ठीक है। बाणभट्ट हर्ष चरित, बेसिकली दिस बुक वी विल डिस्कस इन वर्धमान डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी रूलर हर्ष, वहां भी आता है। बट यहाँ पे स्पेशल कॉन्टेक्स्ट क्या है, रेड दिस, रिटन बाय बाणभट्ट, हर्षचरित वाज रिटन बाय बाणभट्ट। इसको कौन लिखता है, बाणभट्ट। हर्षचरित वाज रिटन बाय बाणभट्ट, ठीक है। एंड इट इज द बायोग्राफी ऑफ, जैसे हर्षा इन्होंने लिखा, बाणभट्ट ने, बाणभट्ट रोट अबाउट द बायोग्राफी ऑफ हर्षा, बायोग्राफी ऑफ हर्षा, हर्षा का बायोग्राफी लिखा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि दिस इज द oldest surviving biography of any ruler. For this is important. Oldest surviving biography. So Harshcharit is what? The second important point is what? It is oldest surviving biography of any ruler. That is Harshcharit. ठीक है ना? Banbhatt himself writes that Harshcharit is an आख्यायिका. Banbhatt himself writes that Harshcharit is an आख्यायिका. और देखो आख्यायिका मीन्स व्हाट, द बुक दैट बिलोंग्स टू द ट्रेडिशन ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस को बिलोंग करती है। ये खुद कौन लिखता है, बाणभट्ट लिखता है कि भाई मेरी बुक जो है वो हिस्टोरिकल ट्रेडिशन को बिलोंग करती है, ठीक है ना। सो रेड दिस, ओके। बाणभट्ट हिमसेल्फ राइट्स दैट ओके हर्षचरित बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इतिहास ट्रेडिशन, इतिहास ट्रेडिशन, ठीक है। इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ इतिहास ट्रेडिशन, ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशन। बट अब इस पे हिस्टोरियंस का डिबेट है कि इसको हिस्ट्री माना जाए कि नहीं माना जाए। मेरी बात समझ गया ना, राइट।
इसको हिस्ट्री माने कि नहीं माने, देयर इज अ डिबेट अमंग हिस्टोरियंस, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ रॉयल बायोग्राफी। तो बहुत सारी चीजें किस में लिखी जाएंगी, तारीफ की जाएंगी, हर्षचरित, हर्ष की तारीफ की जाएगी, हर्ष विल बी ग्लोरिफाइड, प्रेज्ड, ठीक है। एंड वाइल राइटिंग, ओके, द राइटर विल यूज द टच ऑफ ह्यूमर, ठीक है, उसमें प्रोज भी लिखेगा, ठीक है, बातों को बढ़ा चढ़ा के लिखेगा, ठीक है। तो इस चीज को लेके थोड़ा सा, ठीक है, तो ये भी है कि भाई इसको हम हिस्टोरिकल ट्रेडिशन की बुक माने कि नहीं माने, देयर इज अ डिबेट, वो डिबेट हमें नहीं जानना है, बट और बाणभट्ट की अर्थचरित में क्या दिया है, टू डिस्कस इन आवर क्लासेस। एक और बुक मैंने आपको बताया था, कल्लंस राज तरंगिणी। तो एंशिएंट इंडिया की पहली हिस्टोरिकल बुक में किसको एक्नॉलेज किया जाता है, दैट इज कल्लंस राज तरंगिणी। बट यहाँ पे बाणभट्ट भाई साहब कह रहे हैं कि ये इतिहास ट्रेडिशन को बिलोंग करती है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा डिबेट है, तो वो नहीं जानना, बट इतना आप जानो, ठीक है, कि ये हर्षचरित के बारे में है, ठीक है। तो दिस पार्ट आई थिंक यू हैव डन, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं कुछ और चीजों में कि फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज एंशिएंट पास्ट, ग्रीक travelers account is also an important source, travelers account is also an important source, ठीक है। ट्रेवलर्स अकाउंट भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। ट्रेवलर्स अकाउंट में वन इज व्हाट, ग्रीक ट्रेवलर्स अकाउंट, ग्रीक ट्रेवलर्स अकाउंट एक कैटेगरी हो जाएगी ग्रीक ट्रेवलर्स अकाउंट की। जैसे ग्रीक्स विल कम, ठीक है, ग्रीक रूलर्स विल कम, तो विद देम देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट स्कॉलर्स विल आल्सो कम, there is a possibility that Greek rulers will send their ambassadors to India. These ambassadors will stay in the royal court, okay, and they will observe the political condition, the prosperity of the town, society, whatever they will observe, they will write. So that is Greek travelers account. So on this basis also we can make some estimate about the हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, उसके बारे में भी पता लगा सकते हैं। तो जब भी ग्रीक ट्रेवलर्स अकाउंट आए तो एक नाम जरूर उसमें मेंशन करना, दैट इज मेगास्थनीज। हालांकि दिस वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द मौर्यन चैप्टर, बट दिस नेम इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, मेगास्थनीज। एग्जैक्टली, इंडिका, ठीक है ना। और वैसे इंडिका बुक हमें कंप्लीट किसी बुक के रूप में नहीं मिली है, डिफरेंट राइटर्स राइट अबाउट दैट, मेगास्थनीज स्टेटेड दिस, मेगास्थनीज स्टेटेड दिस, अलग अलग किताबों में ये लिखा मेगास्थनीज जैसा कहता है, मेगास्थनीज जैसा कहता है। आपने सबको क्या किया, कलेक्ट किया और एक बुक बना दिया, दैट इज इंडिका, ठीक है। तो इंडिका ऐसा नहीं कि हमें मिली है, बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन accounts of different writers who quote Megasthenes, and you have collected all that knowledge and information, and that is contained here, that is called Indica, ठीक है। तो this is very important, Megasthenes is very important। तो 4th century BC टाइम पीरियड है, तो आपको मेगास्थनीज से पाटलिपुत्रा के बारे में, मौर्यन पीरियड के बारे में जानकारी मिलेगी। बेसिकली दिस विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट द मौर्यन पीरियड, लिख सकते हो मौर्यन पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। जैसे सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मौर्यन पीरियड का, इन क्लास वी विल डिस्कस सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ठीक है ना। मौर्यन पीरियड में सोसाइटी कैसी थी, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बताता है मेगास्थनीज, ठीक है। हाउ मेनी ग्रुप्स इन द सोसाइटी, ठीक है, इसके बारे में बताता है। सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था, बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ओके, ही विल आल्सो राइट अबाउट द प्रोस्पेरिटी ऑफ द पाटलिपुत्रा, कि पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र में एडमिनिस्ट्रेशन एंड पाटलिपुत्र की इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, मेगास्थनीज विल राइट ऑल अबाउट दिस, इन सब के बारे में लिखेगा। गॉट इट, ओके। कहीं कहीं पे मेगास्थनीज के अकाउंट में जो लिखा गया और कौटिल्य ने जो लिखा, दोनों के बीच में कॉन्ट्राडिक्शंस भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द आइडिया अबाउट स्लेवरी, एक कहता है स्लेवरी था, दूसरी कहती है, दूसरा कहता है कि नहीं था, ठीक है। तो देयर आर सम कॉन्ट्राडिक्शंस इन द अकाउंट आल्सो, बट येट दिस इज अ क्रूशियल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन टू रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज एंशिएंट पास्ट। मेगास्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं जानबूझ के डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मौर्यन पीरियड में व्हेन यू डिस्कस द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम मेगास्थनीज का अकाउंट वहाँ पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यू हैव गॉट दिस पॉइंट, ठीक है, कि मेगास्थनीज तो हमें लिखना ही लिखना है, ठीक है। इन द सेम वे देयर आर अदर स्कॉलर्स आल्सो जिनके बिहाफ पे हम लिख सकते हैं, जैसे द अनदर नेम इज स्ट्रैबो, ठीक है, एस्ट्रैबो, ओके, स्ट्रैबो, स्ट्रैबो
इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में लिखता है, इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में लिखता है, ट्रेड रूट्स के बारे में लिखता है, राइट्स अबाउट इंडियाज ज्योग्राफी ट्रेड रूट्स, ठीक है। मैरीटाइम ट्रेड के बारे में लिखता है, राइट्स अबाउट द मैरीटाइम ट्रेड ऑफ इंडिया, ठीक है, राइट्स अबाउट द मैरीटाइम ट्रेड ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड ही ऑल्सो मेंशंस और ही ऑल्सो कोट्स मेगास्थनीज। स्ट्रैबो क्या करता है, मेगास्थनीज को कोट करता है, यानी जब इंडिका बनाई जाएगी तो स्ट्रैबो के अकाउंट्स को भी लिया जाएगा, ठीक है ना। ही ऑल्सो कोट्स मेगास्थनीज कि मेगास्थनीज क्या कहता था, ठीक है, इंडिया के बारे में, तो मेगास्थनीज को भी कोट करता है। तो ऑब्वियस है कि स्ट्रैबो के जो अकाउंट्स हैं, ग्रीक ट्रेवलर्स अकाउंट, सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस अकाउंट वी कैन हैव एन एस्टिमेट अबाउट द ट्रेड एंड कॉमर्स, कि इंडिया में ट्रेड एंड कॉमर्स कैसा था, व्हाट वाज द नेचर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, कौन से गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज्यादा होता था, ठीक है, मैरीटाइम ट्रेड था कि नहीं था, ये सब हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक और नेम है प्लिनी। प्लिनी ने एक बुक लिखी दैट इज कॉल्ड, ठीक है, नेचुरल हिस्ट्री, ठीक है। हाँ, टॉलेमी, टॉलेमी लिखो, ठीक है, टॉलेमी। टॉलेमी ग्रीक प्लस रोमन दोनों कैटेगरी में आ जाता है। टॉलेमी, देयर इज अनदर नेम दैट इज टॉलेमी, टॉलेमी, राइट, ग्रीक प्लस रोमन, ठीक है। दिस वाज अ ग्रीको रोमन स्कॉलर, ग्रीक प्लस रोमन, टॉलेमी, ठीक है। तो इसने, इसका भी फोकस क्या है, देखो ये जोग्राफर है, तो इसका भी फोकस क्या रहेगा आप बताओ, ठीक है। मैरीटाइम ट्रेड, ट्रेड रूट, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटीज, कोस्टल एरियाज, इन सब के बारे में लिखेगा। तो यू कैन राइट दिस जोग्राफर एंड एस्ट्रोनॉमर। ये क्या है, जोग्राफर एंड एस्ट्रोनॉमर, तो किस चीज के बारे में लिखेगा, राइट दिस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, मैरीटाइम ट्रेड रूट्स, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स, मैरीटाइम ट्रेड, coastal areas, important ports and cities, coastal areas, important ports and cities, ठीक है, important ports and cities। जब मैं आपको लेटर मॉरियन फेज में बताऊंगा तो बताऊंगा इंडो रोमन ट्रेड सबसे पॉपुलर ट्रेड था, ठीक है। तो इंडो रोमन ट्रेड के बारे में भी ये बताता है, दैट इंडो रोमन ट्रेड विल डिस्कस लेटर, टू राइट दिस gives an account of the Indo-Roman trade that was very prosperous. He also gives an account of the Indo-Roman trade that is very prosperous. Indo-Roman trade that is very prosperous. Okay. So this is not the complete answer. ठीक है. In class when you will learn about Megasthenes, you can further, okay, इस चीज को क्या कर सकते हो, एड ऑन कर सकते हो जब क्लास में बताऊंगा। तो फिलहाल आप बताओ कि ग्रीक ट्रेवलर्स ने जो अकाउंट्स थे, प्लस वॉट एवर द अकाउंट्स वी गेट फ्रॉम द इंडियन राइटर्स, इंडियन राइटर्स जो कुछ भी लिख रहे हैं, और वॉट एवर हैज बीन रिटन ऑन द इंस्क्रिप्शंस, और वी हैव गॉट द coins, so we can supplement all these informations, got it? Archaeological excavations, coins, inscriptions, these will supplement what, the sources of the foreign travelers account, और हम उनको जोड़ के क्या कर सकते हैं, we can construct an image of the India's ancient past, and this is also giving us an idea that there was a cultural interaction, okay, in ancient India, Indian groups and between different groups, ठीक है। इंडिया कोई ऐसा आइसोलेटेड इकोनॉमिक यूनिट नहीं था, India was doing trade and commerce with the other countries of the world. Even India was doing trade and commerce with the Rome, Indo-Roman trade. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि when Europeans like Portuguese, Dutch, English and French came to India and they just opened the gates of India's trade with the European countries. No, we were doing this from the ancient times. Ancient times से हो रहा है, maritime trade हो रहा है. This is not a new thing, but it is a possibility that these foreign travelers account, okay, whatever they are writing, you cannot take it as a 100%, okay, correct interpretation of India's ancient past। मेरी बात समझ गए? जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, कि I visited for 1 month or 2 month to a state, Kerala, 1 month के लिए गया, तो in 1 month whatever I will observe about Kerala I will write in my account। मेरी बात समझ गए ना? But it might be a possibility that whatever I am writing on other people's observations। If I will visit for 1 month and suppose Vipin is a resident of Kerala, तो मैं विपिन से कुछ बातचीत करूंगा, कुछ पूछूंगा, और फिर आप जो बताओगे वही मैं लिख दूंगा, ठीक है। लेकिन आप जो मुझे बता रहे हो उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी है, इसको भी तो लेके डाउट है कुछ। मेरी बात समझ गया ना? सो देयर इज सम लिमिटेशन आल्सो, ठीक है, देयर इज सम लिमिटेशन आल्सो।
तो लिमिटेशन तो सबकी है, देयर आर लिमिटेशंस ऑफ इंस्क्रिप्शंस आल्सो, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस जो भी हमें मिले वो फ्रेगमेंटेड है, कोई यहाँ से मिला, कोई कहीं और से मिला, फिर हमने उनको जोड़ा, कुछ कनेक्ट करने की कोशिश की, देन वी डू सम इंटरप्रिटेशन, सो देयर आर लिमिटेशंस एवरीवेयर, बट यस, एंड वी कैन आल्सो से दैट देयर इज सम एलिमेंट ऑफ बायसनेस आल्सो। अगर ग्रीक स्कॉलर होगा तो ऑब्वियसली ओके कुछ ना कुछ बायसनेस तो होगी ही होगी, सो देयर इज सम एलिमेंट ऑफ बायसनेस आल्सो, exagerations also, many of these things are based on the hearsay, जो सुना उसके आधार पे लिख दिया। So obviously this is not giving us a complete and accurate picture, but yes, if we supplement the informations provided by the foreign travelers account with other sources of information which we already have, so if we supplement all these informations, we can go near to the reality, near to the actual picture. Yet we cannot claim that the picture is completely accurate, but we can claim that हम बहुत nearer हैं. We are much nearer to the actual picture of the history. So these helps in the reconstruction of India's ancient past. तो एक idea आपको आया कि Greek travelers account. These are important scholars. आगे जब आप पढ़ोगे तो you will get a lot of details also. For example, इंडो रोमन ट्रेड में आपके साथ डिस्कस करूंगा, पोर्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगा, सिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा, तो बोल बच्चन करके लिख दो कि इस पोर्ट के बारे में बताता है, मुजिरिस के बारे में बताता है, ये इस पोर्ट के बारे में बताता है, इंडो रोमन ट्रेड में इंपोर्ट होता था, एक्सपोर्ट होता था, ये वाला ट्रेड रूट यूज करते थे, वो सब अपनी मर्जी से लिख दो। जो आगे आप पढ़ोगे, देखो दिस इज व्हाट स्मार्ट स्किल, आपको हर चीज याद नहीं करनी है कि भाई यहाँ पे टॉलेमी ने क्या कहा, रट्टा नहीं मारना। अब आप लेटर मौर्यन पीरियड में जाओगे, वहां पे इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ोगे, ठीक है। मौर्यन पीरियड, लेटर मौर्यन पीरियड, गुप्ता पीरियड, कैसे वो डेवलपमेंट हो रहा है, नाउ यू हैव द आइडिया कि पिक्चर है आपके पास कि अर्बन ट्रेड कैसा था, इंटरनेशनल ट्रेड कैसा था, मैरीटाइम ट्रेड कैसा था, इंडो रोमन ट्रेड कैसा था, और आपको पहले से पता है कि ये जानकारी किस चीज की दे रहे हैं, दे आर गिविंग अस इंफॉर्मेशन अबाउट, ओके। तो यू विल डू व्हाट, यू विल यूज जनरल पॉइंट्स व्हाइल राइटिंग व्हाट टॉलेमी सेज, ठीक है ना। मौर्यन पीरियड एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ोगे, ठीक है, तो उसके कुछ एलिमेंट्स यहाँ आ ही जाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे हमें आंसर्स को फ्रेम करना होता है, तो देयर इज नेवर, ठीक है, अ रेडीमेड आंसर फॉर एनी क्वेश्चन, एंड वी डोंट हैव टू डू दिस फॉर यूपीएससी एटलीस्ट, ठीक है, इस एग्जाम के लिए वैसा नहीं करना है। नाउ द ग्रीक ट्रेवलर्स अकाउंट के बाद सेकंड इंपॉर्टेंट अकाउंट इज व्हाट, द अकाउंट ऑफ द, ठीक है, द अकाउंट ऑफ द राइट, ओके, चाइनीज, है ना। उसके बाद हम अरब ट्रेवलर्स अकाउंट की भी बात करेंगे, तो राइट दिस चाइनीज ट्रेवलर्स अकाउंट, चाइनीज ट्रेवलर्स अकाउंट, चाइनीज ट्रेवलर्स अकाउंट, चाइनीज ट्रेवलर्स अकाउंट, दिस द सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट, चाइनीज ट्रेवलर्स अकाउंट, ओके। अब देखो क्या है, मेनी चाइनीज ट्रेवलर्स केम टू इंडिया, और इंडिया आने के पीछे जो सबसे बड़ा मोटिवेशन इनका होगा वो क्या होगा, बुद्धिज्म, ठीक है। मैंने बताया था बुद्धिज्म वाज अ ग्लोबल रिलीजन, इट वाज अ मिशनरी रिलीजन, ठीक है ना। ये इंडिया से बाहर भी इसका इन्फ्लुएंस होएगा, ठीक है ना। सो वो सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो बुद्धिज्म है। अब देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट द चाइनीज ट्रेवलर्स, सो वी मस्ट नो अ फ्यू नेम्स हियर ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर्स हु रोट द अकाउंट्स, ओके। जैसे वन इंपॉर्टेंट नेम इज फाइयान, वन इंपॉर्टेंट नेम इज फाइयान, ठीक है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट नेम इज वेन सांग, वेन सांग, ठीक है। द थर्ड इंपॉर्टेंट नेम इज, ठीक है, इत्सिंग, इट इज रिटन लाइक दिस ऑल्सो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, कोई ऐसा मतलब नहीं, हम अपने हिसाब से इत्सिंग लिख देंगे अपनी लैंग्वेज में, इत्सिंग, ठीक है। अब फाइयान है, ठीक है, इसको भी लिखा जाता है, तो फाइयान में HSIEN होता है, बट मैंने क्या किया, फाइयान सीधा लिख दिया। दिस इज व्हाट वेन सांग। अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा हो, इतना महंगा कौन इतना डिफिकल्ट याद करे, तो कर दो ऐसे वेन सांग, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। फाइयान, वेन सांग एंड इत्सिंग, ओके। देखो क्या है, पहली कॉमन बात, ओके। एक और नाम इसमें लिख सकते हो, देयर इज वन मोर नेम दैट इज माहुआन, माहुआन, बट इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दीज थ्री आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फाइयान, वेनसांग एंड इत्सिंग, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है।
तो अब सबसे पहले कि चाइनीज ट्रेवलर्स क्यों आते हैं, वाई दे केम, ठीक है ना। तो पहला इसमें पॉइंट क्या है, दे केम टू विजिट एंड सी मेनी प्लेसेस दैट वर रिलेटेड टू द बुद्धिस्ट श्राइन्स, यानी चाइनीज मॉन्क्स एंड ट्रेवलर्स दोनों की कैटेगरीज है। एंड वाई दे केम, राइट दिस, दे केम टू सी, they came to see and visit, they came to see and visit, they came to see and visit, okay, many Buddhist shrines, ठीक है, Buddhist shrines, they came to see and visit many Buddhist shrines, ठीक है ना, they came to see and visit many Buddhist shrines, ठीक है, they will visit what, centers of Buddhist learning, जैसे नालंदा was an important center of Buddhist learning, so will they visit, yes, they will visit centers of Buddhist learning, ठीक है, and all they will visit the places which were associated with the Buddha's life, ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ भी चुका है एक बार एग्जाम में कि आइडेंटिफाई द प्लेसेस विच वर एसोसिएटेड विद द बुद्धा, ठीक है, जहां बुद्धा गए थे, बुद्धा विजिटेड, तो ऐसा क्वेश्चन आया ना, वो भी तो यहीं से, ठीक है, कि दे विल विजिट ऑल दोज प्लेसेस विच वर एसोसिएटेड विद द बुद्धा's life, right, this visit all those places, they will visit all those places which were associated with the Buddha's life, they will visit all those places, okay, which were associated with the Buddha's life. Acha, when they will come, they will throw light on Buddhism in India at that time, कि इंडिया में उस समय बुद्धिज्म कैसा है, जैसे मान लो फाइयान, when he will come, जैसे 399 to 414 AD उसका टाइम पीरियड है इंडिया में, AD, ठीक है, 399 टू 414 AD, तो जब फाइयान इंडिया में आएगा तो इंडिया में बुद्धिज्म के कितने सेक्ट्स हैं, सब सेक्ट्स हैं, या बुद्धिज्म का हीनयान वाला सेक्ट ज्यादा पॉपुलर है या महायान वाला सेक्ट पॉपुलर है, वो बताएगा कि नहीं, ऑब्वियसली ही विल डिस्कस अबाउट दिस, ओके, सो दे विल आल्सो टॉक अबाउट द, ओके, वेरियस सेक्ट्स एंड सबसेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म, व्हिच वन इज पॉपुलर, ठीक है, और व्हिच रूलर्स हैड पैटर्नाइज्ड व्हिच पर्टिकुलर रिलीजन, इन सब की बात करेंगे, and this will become an important source of reconstruction of history, very simple, okay, so read this, they will talk about expansion of Buddhism, इसकी बात करेंगे, patronization of Buddhism, which ruler had patronized, okay, Buddhism, they will also talk about expansion, patronization, they will also talk about sects and subsects of Buddhism, sects and subsects of Buddhism, they will also talk about this, sects and subsects of Buddhism, इसके बारे में भी वो बात करेंगे, ठीक है, sects and subsects of Buddhism. Now tell me, if you will have this much account written by these travelers, so will it be helpful or will it give us invaluable sights to know our Indian culture of that time, to know our Indian society of that time, to know Indian religion at that time? Yes, they will give us invaluable sights. But the Chinese travelers are primarily motivated by which religion? They are primarily motivated by Buddhism. सबसे ज़्यादा वो बुद्धिज्म से मोटिवेट है ना, and what they are writing is basically their observation, what they observed they will write, and their memoirs will help us, okay, they are important source of information for us, ठीक है ना, so that is an important part, ठीक है ना। अब जैसे देखो एक क्वेश्चन है that I want to discuss with you, okay, ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि फायान, वेनसांग और इत्सिंग, ठीक है, द इन प्रीलिम्स क्वेश्चन विल बी आस्क्ड कि इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करिए कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको जानना चाहिए, ठीक है, तो यू कैन राइट दिस, ओके, सबसे पहले तो ये लिख लो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, दिस इज अ वेरी पॉपुलर प्रीलिम्स क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाई आई एम डिस्कस विद यू, एंड दीज थ्री पर्सनालिटीज आर इंपॉर्टेंट, ठीक है, यही तीनों पूछा भी जाता है सबसे ज्यादा, तो सबसे पहले लिख लो फायान, फायान अपने हिसाब से, ओके, दिस इज ऑल्सो रिटन लाइक, और तीन चार तरीके से लिखा जाता है, तो उसमें परेशान नहीं होना है ये स्पेलिंग गलत हो गया, नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ, फायान, ठीक है, द नेक्स्ट इज, ठीक है, दूसरा लिखो वेनसान, फायान, वेनसान, ठीक है,
पाइयान में लिखो 399 to 414 AD, 399 to 414 AD, ठीक है ना. And in Wensang, right, 629 to 645, 629 to 645, it means 15 years, nearly 15 years he stayed in Asia, जिसमें हम इंडिया को भी इंक्लूड कर लेते हैं. तो 629 टू 645 AD, ठीक है, दैट इज वेनसांग, राइट. एंड आफ्टर दिस द थर्ड नेम इज इत्सिंग, ठीक है. तो इसके बाद आ जाएगा द थर्ड नेम, दैट इज इत्सिंग, इत्सिंग इसके बाद आ जाएगा, ठीक है ना. दैट इज ऑल्सो 7th सेंचुरी AD. अब देखो क्या है, ठीक है. अब आपको ये भूल सकते हो, यू कैन फॉरगेट दीज डेट्स, भूल सकते हो, ठीक है. बट हाउ यू कैन रिमेंबर. अब इसके पहले लेटर को आप एक कोड बना लो, कुछ भी ऐसा कोड बना लो, एफ, यहाँ से एच और यहाँ से आई, ठीक है ना. बिकॉज देयर इज अ ग्रेटर प्रोबेबिलिटी, हम कैसे ये याद रख पाएंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है, भूल सकते हैं, देयर इज माइट बी अ पॉसिबिलिटी. तो हमने क्या लिख लिया, एफ एच आई, पाइयान वेनसांग एंड इत्सिंग, ठीक है. फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, और उसके बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो. मतलब कुछ ना कुछ अपने हिसाब से सोच लेना है, ठीक है ना. मैं तो भूल जाता हूँ भाई डेट्स वेट्स, ऑनेस्टली, ठीक है. और आप भी भूल जाओगे और याद रखने की कोशिश भी नहीं करनी, ठीक है ना. तो क्या हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो. अब याद आ जाएगा, ठीक है. फाइयान वेनसांग एंड इत्सिंग. तो ये तो प्रीलिम्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है ना. तो दिस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज स्कॉलर्स, ठीक है. अब देखते हैं कि क्या क्या इन्होंने बताया, ठीक है. इसको 7th सेंचुरी एडी चाहो तो लिख सकते हो, 7th सेंचुरी एडी, 7th सेंचुरी एडी, ठीक है. तो ज्यादा अच्छा तो यही याद करना है ना, मुझे तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, बजाय कि इसकी ये सारे डेट्स वेट्स हम याद करें, ठीक है. सो बेटा, फाइयान एफ, वेनसांग एच, ओके, एंड इत्सिंग आई. अब देखते हैं कि व्हाट आर द अकाउंट्स दैट वाज गिवन बाय फाइयान. फाइयान ने क्या अकाउंट्स दिए, फाइयान, अकाउंट्स ऑफ फाइयान. तो देखो, एक क्वेश्चन जो प्रीलिम्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, दैट फाइयान ट्रेवल टू इंडिया व्हेन व्हिच रूलर वाज रूलिंग. सो द आंसर इज चंद्रगुप्त टू, व्हेन चंद्रगुप्त टू वाज रूलिंग. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होगा, this is also a very important information for prelims. Write this, Payan traveled to India when Chandragupta II was ruling. He was a Gupta ruler, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे. Payan traveled to India when Chandragupta II was ruling. Chandragupta II was a Gupta ruler. He was a Gupta ruler. So he traveled to India when Chandragupta II was ruling. और इंडिया आते ही इसने क्या किया, he started collecting manuscripts. Manuscripts meaning you all understand. जैसे ही वो इंडिया है, he started collecting manuscripts, those manuscripts which were related to Buddhism, ठीक है. And what he did, बुद्धिज्म से रिलेटेड मैन्युस्क्रिप्ट इकट्ठा करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में, वो वहीं मिलेगा आपको. तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में वो रहेगा, ठीक है. वहां पे वो सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को इकट्ठा करेगा, स्टडी करेगा, एंड देन ही विल राइट हिज अकाउंट. हिज अकाउंट इज नोन एज CU की, ठीक है. पाइयान ने कौन सी बुक लिखी, CU की. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्लेयर्स. तो क्या लिखा आपने, रेड दिस, व्हेन ही केम टू इंडिया, व्हेन ही केम टू इंडिया he started collecting Buddhist manuscripts. When he came to India, he started collecting Buddhist manuscripts, ठीक है. And for this purpose, he stayed in Buddhist monasteries. For this purpose, he stayed in Buddhist monasteries. He stayed in Buddhist monasteries, ठीक है. Right. He traveled also, मतलब उसने travels भी किए to collect the information. Read this, travels, read this. He also traveled to collect the information. Travel भी किया information को collect करने के लिए. And finally, he wrote his travel accounts. Finally, he wrote his travel accounts. And this is an important question for the prelims exam. Finally, he wrote the travel account. और travel account क्या है, ठीक है. तो travel account is,
फाइनली ही रोट द ट्रेवल अकाउंट, राइट? ओके, देखो ये है उस बुक का नाम, फो क्यू की, बट हम इसको क्या कहते हैं? सी यू की, ये ज्यादा वर्ड पॉपुलर है, सी यू की। एक्चुअली द ट्रेवल अकाउंट इज नेम्ड एज फो क्यू की, ठीक है? बट अब चाइनीज बन के जरा बोल के दिखाओ फो क्यू की, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है? चाइनीज बन के तुम बोलोगे, इंडियन वाले इंडियन तरीके से बोल देंगे। तो देखो, दिस इज ऑल्सो नोन एज सी यू की। तो अगर कहीं सी यू किया है तो कंफ्यूज नहीं होना, वी आर टॉकिंग अबाउट फो क्यू की, सी यू की, दैट इज व्हाट ट्रेवल अकाउंट। अच्छा, अगर कभी प्रीलिम्स में पूछ लिया फाइयांस ट्रैवल अकाउंट वाज फो क्यू की, और अगर आपने याद किया है सी यू की, तो आपको यार ये तो गलत लग रहा है। तो इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट टू नो दिस वर्ड आल्सो, फो क्यू की, सी यू की, ठीक है ना? दैट इज फाइयांस ट्रैवल अकाउंट। ओके, अब देखो क्या करेगा, इट मींस व्हेन ही केम टू इंडिया, व्हेन गुप्ता रूलर्स वर रूलिंग, so in his account he will do what? He will present social, economic, and he will give information, and through these informations we can get an idea of the social, economic and religious conditions during the Gupta period। हमें मिल सकता है कि नहीं? तो गुप्ता पीरियड की इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो राइट दिस पॉइंट, दैट राइट थ्रू द इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड बाय फाइयान, through the informations provided by Fayan, through the informations provided by Fayan। एग्जाम में आप इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखोगे, ठीक है ना? यहाँ तो मैं चूंकि बता रहा हूँ कि आप समझ जाओ, थ्रू द इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडेड बाय Fayan, राइट? ओके, द राइट the social, economic and religious conditions during the Gupta period can be reconstructed, ठीक है? Social, economic and religious conditions during the Gupta period can be reconstructed, ठीक है? उनको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ओके, और वो किस चीज की बात करेगा? देखो, गुप्ता पीरियड तक आते आते बुद्धिज्म का स्प्लिट हो चुका है, कई सारे सेक्ट्स और सबसेक्ट्स बन चुके हैं। तो फाइयान विल राइट अबाउट दो सेक्ट्स एंड सबसेक्ट्स, ठीक है? क्योंकि इनिशियल फेज में क्या है, हीनयान देन महायान, ठीक है? तो various sects and subsects appeared, so write this, he also wrote about various sects and subsects of Buddhism। He also wrote about various sects and subsects of Buddhism, ठीक है? अच्छा, क्या वो पॉसिबिलिटी है कि इस बात को भी मेंशन करे कि which places Hinayan is popular, which places Mahayana is popular? Is it a possibility? Yes. So write this. He also mentions the places where Hinayan and Mahayana were popular. He also mentions the places, name of the places where Hinayan and Mahayana were popular. He also mentions the places where Hinayan and Mahayana was popular. और देखो क्या होगा, हीनयान महायान के बाद एक और सेक्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड वज्रयान, ठीक है? तंत्रयान, मंत्रयान, ऐसे वर्ड्स हैं। तो देखो ये बात लिखता है पाइयान, है ना, कि ड्यूरिंग 5th to 6th century AD महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म, ओके, इट स्टार्टेड कमिंग अंडर द इन्फ्लुएंस, तांत्रिक इन्फ्लुएंस। इसका मतलब महायान से आगे चल के क्या होने वाला है, तंत्रयान आने वाला है। इस बात की भी जानकारी मिल जाती है। तो राइट दिस पॉइंट दैट ओके, Payan writes that 5th 6th century AD, 5th 6th century AD, 5th 6th century AD, Mahayan, Mahayan, okay, was coming under tantric religious influence. Tantric religious influence. He writes कि 5th 6th century AD, Mahayana was coming under the tantric religious influence. ठीक है? Right, next point. He writes that Vajrayan stressed on magical rites. He writes that Vajrayan stresses on magical rites. ठीक है? और वो क्या लिखता है? तो देखो क्या लिखता है। He writes that, देखो, mercantile class or the business class, they were supporting and patronize Buddhism। ध्यान से समझना, इसमें it means they will give funds for the promotion of Buddhism, maintenance of Buddhist monasteries। और फाइयान लिखता है कि दिस इज द टाइम व्हेन ट्रेड एंड कॉमर्स इज डिक्लाइनिंग।
and trade and commerce is declining, so mercantile class is suffering loss. And what is happening now? The funding or the economic help and support that we are getting from this mercantile class, okay, that is declining or decreasing. मेरी बात समझ गया ना? तो ये बात लिखता है। अच्छा, अगर ये बात लिखता है वो, इसका मतलब ट्रेड एंड कॉमर्स लेटर मौर्यन पीरियड के बाद गुप्ता पीरियड का जो सेकेंड फेज आने वाला है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या हो रहा है? डिक्लाइन हो रहा है। इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है। एंड व्हेन यू स्टडी द कॉइन्स, तो आपको कॉइन्स के से भी पता चलता है कि लेटर फेज में क्या होता है, द गोल्ड कंटेंट इन द कॉइन्स डिक्लाइन। तो आप इंफॉर्मेशन को जोड़ते हो, फिर आप कहते हो कि सेकेंड फेज में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी डिक्लाइन होगी। दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो कैन यू गेट सम पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट टाइम? यस। तो इसलिए मैंने बताया कि केवल एक सोर्स सफिशिएंट नहीं होगा, उसको सप्लीमेंट करना होगा अदर सोर्सेज से, और तब आप इंफॉर्मेशन को वैलिडेट कर पाओगे। एंड इन दिस वे वी डू व्हाट? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री। तो राइट दिस पॉइंट, ओके। ही आल्सो राइट्स दैट trade and commerce is declining. He also writes that trade and commerce is declining. Trade and commerce is declining, comma, business class or mercantile class is suffering losses. Business class or mercantile class is suffering losses. Business class or mercantile class was suffering losses. ठीक है? And as a result, okay, support and patronage of mercantile class for the promotion of Buddhism is declining. And as a result, support and patronage of mercantile class for the promotion of Buddhism is declining. For the promotion of Buddhism is declining. Got it? अब देखो क्या है, बिजनेस क्लास से अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाता था। जैसे जब मैं आपको टॉपिक ये पढ़ाऊंगा तो आई विल टेल यू दैट Buddhist monasteries, most of the Buddhist monasteries were located along the most popular trade routes in ancient India. Ancient India के जो most popular trade routes हैं उसी के आसपास लोकेशन है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज की। तो ये क्यों है? क्योंकि ट्रेडिंग कारवांस वेर यूज फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स एट दैट टाइम। ठीक है। अच्छा देखो क्या होगा, वर्षावास। वर्षावास मीन्स रेनी सीजन में क्या होगा? इन रेनी सीजन व्हाट विल हैपन? बुद्धिस्ट मॉन्क्स जनरली क्या करते हैं? ठीक है, दे विल go outside, they will visit villages, ठीक है, and they will teach और preach, ठीक है, यही उनका काम होता है बुद्धिस्ट मॉन्क्स का। तो रेनी सीजन में they will do what? They will stay in the monasteries, मोनेस्ट्रीज में रहेंगे। रेनी सीजन में क्यों मोनेस्ट्रीज में रहेंगे? क्योंकि रूट्स विल बी फ्लडेड, तो उस समय प्रीचिंग का काम बड़ा मुश्किल है। सो दे विल स्टे एट द मोनेस्ट्रीज, ध्यान से समझना। एंड ट्रेडिंग कारवांस वो ऑपरेट करेंगे कि वो भी रेनी सीजन में स्टॉप रहेंगे। अगर कारवा रेनी सीजन में, इट विल बी स्टॉप। तो देखो क्या होता है, मोनेस्ट्री इज अ प्लेस, रेनी सीजन आते ही बुद्धिस्ट मॉन्क्स कम टू द मोनेस्ट्रीज एंड ट्रेडिंग कारवां स्टॉप्ड। और जैसे ही रेनी सीजन ओवर होता है तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स विल गो आउटसाइड टू टीच एंड ट्रेडिंग कारवांस विल स्टार्ट डूइंग ट्रेड एंड कॉमर्स। अब उस समय तो हाईवे होटल था नहीं, तो ट्रेडिंग कारवांस आ रहे हैं, तो वो स्टे कर सकते हैं कहाँ? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में। मेरी बात समझो, बुद्धिस्ट मॉन्क्स ऐसा नहीं कि वो वैकेंट है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स आर देयर टू टीच, बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ देम विल बी आउटसाइड। तो ट्रेडर्स विल कम एंड स्टॉप इन दीज बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज। तो एक तो बुद्धिज्म से वो इन्फ्लुएंस होंगे, दूसरा बिजनेसमैन क्लास क्या करेगा? पैसा भी देगा, फंडिंग भी देगा, हेल्प एंड सपोर्ट भी देगा। इसलिए आप देखते हो कि देयर आर मैग्निफिसेंट Buddhist structures and most of them are located along the most popular trade routes. This is an important point to note. वही बात तो फाइयान लिख रहा है कि मर्केंटाइल क्लास का सपोर्ट अब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अच्छा बताओ, अगर मर्केंटाइल क्लास का सपोर्ट कम होगा, सो बुद्धिस्ट monks and Buddhist sanghas will have to depend mainly on the emperor class or the ruler class. तो रूलर क्लास क्या करेगा? रूलर क्लास विल प्रोवाइड ग्रांट ऑफ विलेजेस फॉर दीज बुद्धिस्ट संघ, कि आपको हमने ग्रांट ऑफ विलेजेस दे दिए और वहां से जो रेवेन्यू आ रहा है उससे आप अपना खर्च चलाओ। इन दिस वे द रूलर्स विल पैटर्नाइज बुद्धिज्म। जैसे नालंदा के बारे में आप पढ़ते हो, नालंदा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, बिहार, जिसको आप यूनिवर्सिटी भी कहते हो, तो वो कैसे बन गया?
वहां के रूलर ने क्या किया था, 200 विलेजेस डोनेट किए थे, 200 विलेजेस डोनेट कर दिया कि ये आपका है, यहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है उससे आप खर्च चलाओ। गॉट इट। तो यही बात पाइयान लिखता है कि व्हेन देयर इज अ डिक्लाइन इन ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, ओके, नाउ द बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड द बुद्धिस्ट संघ विल हैव टू बी डिपेंडेंट ऑन द ग्रांट्स ऑफ लैंड or grants of villages that is provided by the rulers, okay, for the maintenance of these monasteries, ठीक है। So right, next point, okay, Payan writes that after this the Buddhist monks and sangh, Payan writes that after this the Buddhist monks and sanghs, okay, now relied on the, or now dependent on the grants of land and villages, they now relied, or now they were dependent on the grants of land and villages that were provided by the emperors for their maintenance. That is provided by the emperors for their maintenance. For their maintenance. Example लिख सकते हो, नालंदा महाविहार got grants of 200 villages. Nalanda Mahavihar got grants of 200 villages. Nalanda Mahavihar got grants of 200 villages. Nalanda Mahavihar got grants of 200 villages. ये क्या हो गया, philanthropy by the rulers, charitable donations by the rulers. तो क्या फाइयान ये बात लिख सकता है कि मौर्यन पीरियड में एक रूलर था अशोक, उसके बारे में भी मैंने सुन रखा है कि वो भी खूब सारे चैरिटेबल डोनेशंस करता था। दिस इज अ पॉसिबिलिटी। आप बाद में आओगे तो पुराने का जिक्र कर सकते हो। ओके, सो राइट दिस पॉइंट, फाइयान ऑल्सो टॉक्स अबाउट द चैरिटेबल डोनेशंस और एंडेवर्स दैट वर डन बाय द मौर्यन रूलर अशोक। इसका मतलब ये नहीं कि वो अशोक के टाइम में आया, वो बता रहा है अशोक के बारे में, राइट। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द चैरिटेबल डोनेशंस दैट वर डन बाय अशोका, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद देखो गुप्ता पीरियड, व्हेन आई विल टीच यू गुप्ता पीरियड इन लेटर लेक्चर्स, यू विल फाइंड दैट फ्यूडलिज्म, ठीक है, विल अपीयर। एंशिएंट इंडिया में सिस्टम ऑफ लैंड ग्रांट्स के साथ धीरे धीरे दिस सिस्टम विल अपीयर, विल डिस्कस इट लेटर, फ्यूडलिज्म। तो गुप्ता पीरियड में फ्यूडलिज्म था, तो अगर वो फ्यूडलिज्म था तो क्या फाइयान इसका जिक्र करेगा? यस, फाइयान विल टॉक अबाउट द इमर्जेंस एंड इवोल्यूशन ऑफ feudalism. So write this. Fayan also talks about the emergence and evolution of feudalism. Feudalism. और यहाँ पे feudalism देखो कैसे डिफाइन करता है फाइयान, बड़ा इंपॉर्टेंट है। feudalism कैसे डिफाइन करता है? फाइयान ये कहता है कि previously land grants were given to the priests, to the Buddhist monks, to the Buddhist sons. Ruler used to offer or give land grants to these people, and they were tax-free land grants. It means the state will not collect the revenue. You will collect the revenue, and by that revenue, you will, okay, do your maintenance. This is what tax-free land grants. कहा पहले ऐसा land grant था, लेकिन अभी nature बदल रहा है. Now the officers are given land grants. In lieu of their services, they are given land grants. जैसे मान लो यू आर एन ऑफिसर इन गुप्ता पीरियड, तो यू आर नॉट गेटिंग इन ल्यू ऑफ यू आर नॉट गेटिंग कैश सैलरी और सैलरी इन ल्यू ऑफ योर सर्विसेज, इंस्टीड यू आर गेटिंग लैंड ग्रांट. You will collect revenue from that particular area. You will maintain your local army, okay, and now you will maintain your salary and the expenses of your local army from the revenue that is collected from the villages that has been offered or given to you. कहा कि ये है फ्यूडलिज्म, ठीक है, कि धीरे धीरे वो गवर्नमेंट ऑफिसर कैसे बिहेव करने लगेगा, फ्यूडल लॉर्ड की तरफ बिहेव करने लगेगा, ठीक है। मेरी बात समझ, जैसे गवर्नमेंट आज क्या करे, क्योंकि भाई जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको हम सैलरी नहीं देंगे, उसको एक डिस्ट्रिक्ट दे देते हैं, ठीक है, या तहसील दे देते हैं, वहां से जो रेवेन्यू आए उससे अपना वो काम चलाए और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करे, तो वो तो राजा ही हो जाएगा। मेरी बात समझ गया ना? तो यही तो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या परेशान होना है। तो फाइयान लिखता है इसके बारे में। तो बताओ हमें कितनी इंपॉर्टेंट बात पता चली कि कैसे फ्यूडलिज्म इवॉल्व हो रहा है, ये बात हमें पता चली ना फाइयान की राइटिंग से। So these are important source for the reconstruction of India's ancient past or not? Yes. Hey, write this point. Okay. Payan writes that previously
Fayan writes that previously practice of land grants, practice of giving land grants was only confined to the previously practice of giving land grants was only confined previously practice of giving land grants was only confined to the priests, temples, priests, temples, Buddhist sanghs, etc. Priests, temples, Buddhist sanghs, etc. And they were tax-free land grants. They were tax-free land grants. Tax-free land grants. टैक्स फ्री लैंड ग्रांट्स मतलब समझ गया ना कि वो जो रेवेन्यू आएगा उससे आप अपना मेंटेनेंस करो टैक्स फ्री राइट नेक्स्ट पॉइंट ओके ही राइट्स दैट द ट्रेडिशन हैज चेंज्ड नाउ he writes that the tradition has changed now and now the royal officers are also getting land grants and now the royal officers are also getting land grants in lieu of their services ठीक है अपने सर्विसेज के बदले उनको भी लैंड ग्रांट्स मिल रहा है नाउ द रॉयल ऑफिसर्स आर आल्सो गेटिंग लैंड ग्रांट्स इन lieu of their services and this is how feudalism emerges this is how feudalism emerges got it this is how feudalism emerges okay yes Vipin ask your question बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज श्राइन्स ठीक है ना वी आर टॉकिंग अबाउट दैट ठीक है ना इसके बाद राइट नेक्स्ट पॉइंट ओके फायान ऑल्सो राइट्स अबाउट सोशल कंडीशंस ऑफ दैट एज सोशल कंडीशंस ऑफ दैट एज सोशल कंडीशंस के बारे में भी लिखता है अच्छा बताओ इफ यू विल राइट अबाउट द सोशल कंडीशंस ऑफ द एज इज इट अ पॉसिबिलिटी दैट ही विल राइट अबाउट द प्लाइट ऑफ अनटचेबल्स यस यानी अब ये बात तो वेरीफाई हो गई ना कि शूद्राज के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि आप इसको कई सोर्सेज से क्या कर सकते हो क्रॉस चेक कर सकते हो क्रॉस वेरिफिकेशन कर सकते हो ओके सो राइट दिस पॉइंट Payan also writes about the plight of untouchables particularly plight of Chandal particularly plight of Chandal particularly plight of Chandal अच्छा देखो वेनसांग ऑल्सो राइट्स द सेम Payan के बाद वेनसांग भी ये बात लिखता है कि देर आर सम आउटकास्ट नोन एज चांडाल्स ठीक है और वेनसांग क्या लिखता है दे ईट ऑनियंस एंड गार्लिक्स हम लोग भी खाते हैं ना ऑनियंस एंड गार्लिक तो लिखता है कि वेन एवर दे आर इंटरिंग दे विल हैव टू अनाउंस इट बाय स्पीकिंग लाउडली टू मार्क देयर प्रेजेंस सो दैट द मासेस कुड स्टे अवे जब भी वो एंटर कर रहे हो तो जोर जोर से कुछ शोर मचाते हुए आएंगे चिल्लाते हुए आएंगे जिससे लोग पता चल जाए और लोग थोड़ा दूर हट जाए उनसे अब बताओ फायान इज ऑल्सो राइटिंग द सेम थिंग एंड वेनसांग इज ऑल्सो राइटिंग द सेम ठीक है टू अकाउंट्स मेंशनिंग द सेम थिंग प्लस आगे हमने द्विज और अंत्यज का कॉन्सेप्ट देखा है तो जब आप क्रॉस वेरिफिकेशन करते हो तो आपको क्या लगता है यू विल गेट अ करेक्ट पिक्चर ठीक है और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस देख लो ठीक है आप डाटा के साथ मैच करो तो विल गेट द करेक्ट पिक्चर कि हाँ ऐसा होता था ठीक है ना सो दिस इज व्हाट किसके बारे में हमने पढ़ा था पायान या वेनसांग पायान के बारे में पढ़ा था गॉट इट अब देखो इसके बाद अगर आप कुछ और बोल बच्चन करना चाहो तो क्या कर नहीं सकते हो पायान अगर इतना कुछ लिख रहा है तो ऑब्वियसली ही विल टॉक अबाउट द इकोनॉमी उसको इतनी समझ है कि डोनेशन सब रॉयल ऑफिसर्स को दिया जा रहा है और ये इमरजेंस ऑफ फ्यूडलिज्म है तो क्या वो ट्रेड और इकोनॉमी पे नहीं बात करेगा यस डोनेशंस पे इफ इज टॉकिंग अबाउट द डोनेशंस और ये कह रहा है कि डिक्लाइन इन ट्रेड और वो सपोर्ट रुक गया तो ऑब्वियसली इज टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द टाइम ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में बात कर रहा है ठीक है इन सब के बारे में बात कर रहा है सो ही इज प्रेजेंटिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द पिक्चर ऑफ द गुप्ता सोसाइटी गुप्ता पीरियड का एक अच्छा खासा आइडिया हमें मिल जाता है पायान के डिटेल से क्यों गुप्ता पीरियड ही हम क्यों कह रहे हैं बिकॉज व्हेन ही केम हु वाज द रूलर चंद्रगुप्ता टू सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हेन पायान केम हु वाज द रूलर सो द आंसर इज चंद्रगुप्ता टू ठीक है और हमें गुप्ता पीरियड के बारे में पता चलता है ठीक है I hope this part is clear. Now we are coming to the second Chinese traveler that is Wen San. ठीक है Wen San.
ठीक है, अगर ऐसे लिखा रहा है तो भी यही आदमी है, देख लो, वो इंसान। ठीक है, सो इट इज रिटन इन अ डिफरेंट मैनर, कई तरीके से लिखा जा सकता है। सो इट ऑल मीन्स वेनसांग। अब वेनसांग के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है? पहली चीज मैंने क्या बताया, 7th सेंचुरी ईडी है ना, ये भी 7th सेंचुरी ईडी है। क्यों? क्योंकि 629 चाइना से निकल चुका है, ठीक है, और 645 अपने घर पहुंच चुका है। इसके बीच में इंडिया कितने दिन तक रहा, ठीक है, रास्ते में कितना टाइम तक रह गया, सबका एक एक्यूरेट डिटेल हमारे पास नहीं है। बट येट वी कैन से दैट दिस इज अ गैप ऑफ हाउ मेनी इयर्स, 15 ईयर्स के आसपास का गैप है, ठीक है। सो 15 ईयर्स के बीच का ही उसका सारा का सारा ट्रैवल अकाउंट्स है, एंड दिस इज व्हाट 7th सेंचुरी एडी। बट इत्सिंग इसके बाद आता है, मेरी बात समझ गया ना, दिस ऑल्सो 7th सेंचुरी बट वेनसांग पहले, राइट, गॉट इट। अब देखो क्या है, बहुत सारी चीजें तो कॉमन हो जाएंगी ना। ये क्या करेगा, विल ही कलेक्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और मैनस्क्रिप्ट्स दैट इज रिलेटेड टू द बुद्धिज्म? हाँ। विल ही स्टे इन द बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज? हाँ। एंड ही विल आल्सो स्टे इन नालंदा महाविहार, जिसको आप नालंदा यूनिवर्सिटी कहते हो। वहां ये लंबे टाइम तक रहेगा, कई साल तक वहीं पे पड़ा रहेगा, नालंदा महाविहार, ठीक है ना। ठीक है, राइट दिस, ओके। कुछ पॉइंट्स कॉमन है, कॉमन पॉइंट्स आप लिख लो। अगला पॉइंट लिख लो, राइट दिस, नालंदा महाविहार, ही स्टेड इन नालंदा महाविहार फॉर मेनी इयर्स, नालंदा महाविहार। उसके बाद ही ऑल्सो स्टेड इन द कोर्ट ऑफ द रूलर हर्षा और हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के कोर्ट में भी रहेगा। और हर्षवर्धन किस टाइम का रूलर है, तो गुप्ता के बाद, पोस्ट गुप्ता में देयर इज अ डायनेस्टी, पुष्यभूति डायनेस्टी, ओके, एंड हर्षवर्धन इज द रूलर ऑफ दैट पार्टिकुलर डायनेस्टी, ठीक है। हर्षवर्धन इज द रूलर ऑफ दैट पार्टिकुलर डायनेस्टी। अब ये किस टाइम की हिस्ट्री बताएगा हमें, बताओ। पोस्ट गुप्ता पीरियड, वर्धमान डायनेस्टी, he will give a social and picture of the social and economic condition of Harsa's time. So read this, okay. He gives the information, or he describes the social and economic condition during the Harshvardhan's time. Harshvardhan's time, socio-economic condition during the Harshvardhan time. अच्छा, इसमें एग्रीकल्चर के बारे में बता सकता है, यस और नो? इकोनॉमिक कंडीशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके बारे में भी बता सकता है। ट्रेड रूट्स के बारे में बता सकता है, बता सकता है ट्रेड रूट्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग हर्षा, इसके बारे में बता सकता है, यू कैन राइट एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग हर्षा, इसके बारे में बता सकता है। अच्छा, इफ यू विल टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग हर्षा, विल यू टॉक अबाउट फ्यूडलिज्म? यस, गुप्ता पीरियड में फ्यूडलिज्म, एंड ही राइट्स दैट वो फ्यूडलिज्म पहले से ज्यादा पावरफुल हो गया, गॉट इट, ही राइट दिस, ही आल्सो टॉक्स अबाउट फ्यूडलिज्म, ओके, ही आल्सो टॉक्स अबाउट फ्यूडलिज्म। और वो क्या बताता है कि गुप्ता पीरियड के बाद द फ्यूडल टेंडेंसीज आर becoming more intense, वो feudal tendencies और भी ज्यादा intense होती चली जा रही है। He also writes that after Gupta period, okay, the feudal tendencies are becoming more intense. It means royal officer are given grants of land or not, yes or no? Yes, it means the system or the practice is continued, right? This, the royal officers are still giving the grants of land, that system or that practice is continued, वो system अभी भी continue, got it, right? Next point, he also write about the plight of untouchables, chandal. He also writes about the plight of untouchables and chandal. He also writes about the plight of untouchables and chandal, इनके बारे में भी लिखता है, plights of untouchable and chandal, ठीक है ना। वो पॉइंट लिख लेना, ठीक है, कि for chandals it was mandatory that they will announce upon their entry, है ना, yes, it was mandatory that they will announce upon their entry, loud shouting, upon their entry, they will announce upon their entry, loud shouting upon their entry, so that the masses could stay away, so that the masses could stay away. And this loud shouting was to mark their presence, इसलिए था वो loud shouting, to mark their presence, okay. So he also mentions this. Important information है कि नहीं, all this is important information. Sects and subsects, इनके बारे में भी लिखता है, right? He writes about the
sects and subsects of Buddhism. He writes about the various sects and subsects of Buddhism. इनके बारे में भी लिखता है. अच्छा बताओ, गुप्ता पीरियड के बाद इन पोस्ट गुप्ता एरा व्हाट वाज हैपनिंग? ठीक है, बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी डिक्लाइन हो रही थी और ब्राह्मणिज्म वाज गिविंग अ फिटिंग रिस्पांस और रिप्लाई टू द बुद्धिज्म. Will he write about this? Yes, he will write about this. So read this, okay? Right. He writes that in this period, the influence of Buddhism was declining. The influence of Buddhism was declining, and the influence of Buddhism was declining, and Brahmanism was and rise of Brahmanism was taking place. ऐसे लिख लो simple word में. And rise of Brahmanism or revival of Brahmanism was seen. Revival of Brahmanism was seen. This much is sufficient because आगे आप पढ़ोगे हर्षवर्धन के बारे में तो there are lot of details. अगर आप चाहो तो उसको incorporate कर सकते हो. Then the next name is Itsing. ठीक है ना? अगर ऐसे लिखा रहे तो ये गलत नहीं है. Itsing. ये नहीं कि आप समझ जाओ कि ये कोई दूसरा चाइनीज ट्रेवलर है. द सेम चाइनीज ट्रेवलर 7th century AD और फायान वेनसांग इत्सिंग. दिस इज द कोड. सेम चाइनीज ट्रेवलर. ठीक है. क्यों आया ये? कॉमन पॉइंट आपको पता है. इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिज्म विल कम एंड विजिट द बुद्धिस्ट साइट. ही विल स्टे इन द बुद्धिस्ट monasteries. More than 1 decade he will stay at Nalanda. More than 1 decade. 10 years. He will stay in Nalanda Mahavihar, right? More than 1 decade he stayed in Nalanda Mahavihar. ठीक है. फेल कर जाता था क्या ये बार बार? More than 1 decade he stayed in Nalanda Mahavihar. ठीक है. ये भी तो हो सकता है. I am just joking. More than 1 decade. हाँ, घर बसा लिया इसने. More than 1 decade he stayed at Nalanda Mahavihar. अब बताओ, जो 1 decade से ज्यादा रह जाएगा आदमी, क्या वो ये नहीं लिखेगा कि मोनेस्ट्रीज में किस तरह के रूल्स हैं, किस तरह के रिचुअल्स हैं, डेली लाइफ क्या है, मॉन्क्स और नन्स किन पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं, उनके लिए डिसिप्लिनरी स्टैंडर्ड्स क्या है, अंदर की सारी बात लिख देगा वो. ठीक है. अब आप अपने हिसाब से लिख सकते हो इसमें. ठीक है. Stayed more than 10 years. So read this. He writes in detail, or he writes detailed accounts of the life in monasteries. He will write the detailed account of the life in monasteries. He will write the detailed account of the life in monasteries. Detailed account of the life in monasteries. ठीक है ना? Life in monasteries. Okay. Like example. Okay. Disciplinary rules, rituals. ठीक है. Disciplinary rules, rituals, practices. Okay. Practices. Worshipping practices and traditions की हम बात कर रहे हैं. He will write about all this. ठीक है ना? Okay. And now. अब बताओ कि वो 10 years से ज्यादा रह गया. So definitely he will have some idea about the society of that time, about the culture of that time. So he will write about the society and culture. Plus China से वो आया है. Okay. So he will do what? He will give his insights about the cultural interaction between India and China. ठीक है. तो read this about society, about religion, social practices and traditions. इनके बारे में लिखेगा. About the cultural interaction between India and China. Cultural interaction between India and China. He will also write about this. Cultural interaction between India and China. Okay. अच्छा बच्चों, कल्चरल इंटरेक्शन में क्या ये चांसेस हैं कि हम ट्रेड एंड कॉमर्स को भी एक डायमेंशन बना के लिख सकते हैं? कुछ ना कुछ उसमें लिखेंगे. डेफिनेटली ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में लिखेगा. ओके. सो ऑल दिस इज रिटन बाय हिम. आई होप यू हैव गॉट माय पॉइंट. ठीक है. नाउ यू टेल मी कि दीस ट्रैवलर्स अकाउंट, बुद्धिस्ट ट्रैवलर्स अकाउंट, ओके, दे आर इन डॉक्यूमेंटेड फॉर्म. So they are helpful for us or not to reconstruct India's past? Yes, they are very much helpful. We can locate and identify important cities, important pilgrimage centers, important centers of education, important port centers. On the basis of this, हम आसानी से locate कर सकते हैं. We can get some insights कि society कैसी थी, cultural practices कैसे थे,
सोशल डिस्क्रिमिनेशन का लेवल क्या था, वी कैन गेट इन सम इनसाइट कि विच रिलीजन वाज मोर पॉपुलर, बुद्धिज्म ज्यादा पॉपुलर था कि जैनिज्म ज्यादा पॉपुलर था कि हिंदुइज्म ज्यादा पॉपुलर था, ठीक है। And when we will cross verify these informations with the informations that we get from the other sources of history, so we will get a near to accurate picture of the social, political, economic conditions of that particular age. Okay, so obviously these travelers account are very much important, but can we say that they are free from biases, prejudices? आज का भी हिस्टोरियन बायसेस और प्रेजुडिसेस से फ्री नहीं है, ठीक है। सो obviously limitation क्या होगा, there will be some limitations like some kind of prejudices or biases. There might be a possibility that at some places there might be some exaggerations, बढ़ा चढ़ा के लिखा गया हो. This might be a possibility that at some places you will find that informations will contradict. यहाँ कुछ और मिला और दूसरे sources में कुछ और मिला. So we can also get, there is some possibility that there will be some historical errors also. So these all are the limitations, ठीक है, limitations है. But in spite of all these limitations, are they important source for the reconstruction of India's ancient past? The answer is yes, they are the important source for the reconstruction of India's ancient past. तो देखो जब क्वेश्चन आए तो राइट अ फ्यू डिटेल्स एंड इन द लास्ट कंक्लूसिव पार्ट आप जरूर ये बात लिखो, ठीक है, कि there are two or these three, there are some limitations, but in spite of all these limitations, they are very important for the reconstruction of our India's ancient past. Limitation क्या क्या हो सकता है, जो मैंने आपको बताया कि biases and prejudices to some extent, biases and prejudices हो सकता है कि नहीं, to some extent this might be a possibility, ठीक है, biases and prejudices, ठीक है। कहीं कहीं पे क्या हो सकता है, exaggerations, कहीं कहीं पे क्या हो सकता है, exaggerations, exaggerations ये भी हो सकता है, हर जगह नहीं होगा, नॉट एवरीवेयर, सम लिमिटेशंस। और क्या हो सकता है, दिस माइट बी अ पॉसिबल कि जब हम क्रॉस वेरीफाई करें तो दूसरे सोर्सेस के साथ ये इंफॉर्मेशन कॉन्ट्राडिक्ट करें, सो देयर आर चांसेस ऑफ हिस्टोरिकल एरर्स, ये भी है कि इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉस वेरिफिकेशन, in the process of cross verification there are chances that the facts provided will contradict, the facts provided will contradict, ठीक है। so there are chances of errors, या तो पहले वाला गलत होगा या बाद वाला गलत होगा, ठीक है। तो जिस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए और भी दूसरे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे दैट विल बी वैलिड, जिस फैक्ट को सपोर्ट करने के लिए दूसरे डॉक्यूमेंट नहीं आएंगे दैट विल बी नॉट वैलिड। कितना आसान है, ठीक है। तो ये भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल एरर्स के भी चांसेस हो सकते हैं, ओके। सो दिस इज वन लिमिटेशन, बट इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस, व्हाट यू विल से, इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज लिमिटेशंस, these sources are very much important, these sources are very much important for the reconstruction of India's ancient past. These sources are very much important for the reconstruction of India's ancient past, ठीक है ना। Why they are very much important, because they are in a documented form, they are in a documented form, okay. Why they are important, because they are like supplementary source of information, they are like supplementary source of information, they are like supplements. We have some other historical information and these are like supplements of that, ठीक है। तो क्रॉस वेरिफिकेशन में हम क्या कर सकते हैं, इन क्रॉस वेरिफिकेशन वी कैन टेक हेल्प ऑफ दीज इंफॉर्मेशन, हम इनका क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, गॉट इट। will it give us some insights about the social and religious cultural practices of that time, obviously, right, this will give important insights, this gives important insights for the social, religious and cultural practices of that particular period. This will give important insights for the social, religious and cultural practices of that particular age. ठीक है, this will give us important insights for the social, okay, political and cultural practices of that particular age, ठीक है। अच्छा बताओ, इकोनॉमिक लाइफ की जानकारी मिल रही है कि नहीं, ट्रेड एंड कॉमर्स की जानकारी मिल रही है कि नहीं, मैरीटाइम ट्रेड की जानकारी मिल रही है कि नहीं, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस गिव्स अस आल्सो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक लाइफ,
ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स और मैरीटाइम ट्रेड, इन सब की जानकारी मिल रही है। ज्योग्राफी का नॉलेज और इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि नहीं? यस, वी आल्सो गेट इंपॉर्टेंट नॉलेज। अच्छा, इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट्स, इंपॉर्टेंट एजुकेशनल सेंटर्स, we can get so many information. Got it? So in spite of the previous limitations what we see, in limitations के बावजूद भी these sources are okay important source for historical knowledge. अब यूपीएससी के क्वेश्चंस कई बार ऐसे भी आ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं, डू यू कंसीडर दैट फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट लाइक ग्रीक एंड ओके अरब ट्रेवलर्स अकाउंट और चाइनीज ट्रेवलर्स अकाउंट कुछ भी लिख सकते हैं, are important and useful sources of information for the reconstruction of India's ancient past. तो अगर आप टॉपिक को होलिस्टिक वे में समझते हो तो whatever the question they will ask, you will be able to write the answer. तो write here 2 or 3 questions for practice. और इस पूरे के पूरे AMC मॉड्यूल में मैं क्वेश्चन साथ साथ देता चलूंगा, तो विल राइट द आंसर और आंसर्स को एक जगह कलेक्ट करके रखते चलना है, ठीक है ना? यू विल कलेक्ट ऑल दोज आंसर्स whatever you are writing, so that will be useful for you for the रिवीजन पर्पस, ठीक है ना? तो राइट क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन को ब्रेक करके लिखो। पहला क्वेश्चन क्या? राइट दिस, ओके, गिव एन अकाउंट ऑफ ग्रीक ट्रेवलर्स, हाँ, गिव राइट अ राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑन द अकाउंट्स ऑफ ग्रीक ट्रेवलर्स, on the accounts of Greek travelers for the reconstruction of India's ancient past. Write a brief description, okay, on the accounts of Greek travelers for the reconstruction of India's ancient past. 150 वर्ड, यहाँ हमने सेपरेट क्वेश्चन बना दिया, गॉट इट? ग्रीक ट्रेवलर्स, राइट? सेकेंड पॉइंट, सेम क्वेश्चन लिखो बट ग्रीक ट्रेवलर्स की जगह क्या कर लो? चाइनीज ट्रेवलर्स। क्वेश्चन नंबर 2, राइट? चाइनीज ट्रेवलर्स, चाइनीज ट्रेवलर्स, अगेन 150 वर्ड्स क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, ग्रीक ट्रेवलर की वजह हमने क्या किया? चाइनीज ट्रेवलर लिखा। और अब हम आते हैं यूपीएससी के फॉर्मेट पे। यूपीएससी क्या कर रही है अभी फिलहाल? दोनों थीम्स को एक साथ जोड़ देंगे वो, ओके? सो राइट थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या करना है? ग्रीक प्लस चाइनीज कर लेना है, सो दैट इज द थर्ड क्वेश्चन एंड दिस इज द मॉडल ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन नाउअडेज, ठीक है? कि राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रीक एंड चाइनीज ट्रेवलर्स अकाउंट फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज एंशिएंट पास्ट। दिस दे आर डूइंग, कि दो क्वेश्चन को लाके क्या किया? मर्ज कर दिया, एंड नाउ इट विल बिकम चैलेंजिंग, बट वो चैलेंजिंग नहीं है। अगर आप ठीक से समझते हो तो आपके पास इतना कंटेंट है कि आसानी से आपको शॉर्ट करना ही पड़ेगा लिखते समय, ठीक है? पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन लिखोगे, शॉर्ट में लिखोगे। राइट अनदर क्वेश्चन, डू यू कंसीडर दैट डू यू कंसीडर दैट डू यू कंसीडर दैट ग्रीक एंड चाइनीज ट्रेवलर्स अकाउंट, डू यू कंसीडर that Greek and Chinese travelers account are the valid and accurate sources? Do you consider that Greek and Chinese travelers account are the valid and accurate sources for the reconstruction of India's ancient past? Greek and Chinese travelers account are the valid sources for the reconstruction of India's ancient past. India's ancient past. In this question, what you are going to write? यहाँ पे ज्यादा emphasis किस बात पे होगा? यहाँ पे ज्यादा emphasis इस बात पे होगा कि विल राइट कि इनका इंपॉर्टेंस क्या और इनकी लिमिटेशन क्या और फाइनली व्हाट इज योर कंक्लूजन। दैट विल बी द मेन डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्या ये वैलिड है, एक्यूरेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है? तो आप बताओगे ना, ठीक है? पहले तो आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे जिसमें बताओगे कि ग्रीक ट्रेवलर्स अकाउंट में ये आता है और चाइनीज ट्रेवलर्स अकाउंट में ये चीजें आती है। देन यू विल राइट अबाउट मेरिट्स, ठीक है? देन यू विल राइट अबाउट लिमिटेशंस, then you will write up the conclusion that in spite of all these limitations they can be considered as an important source, but they cannot be considered as completely valid and accurate source of information, ठीक है? When you will read them solely or when you will use and utilize them as a single source, that is not a valid and accurate source. अकेले अकेले में अगर उसको पढ़ के हिस्ट्री समझने की कोशिश करोगे तो वैलिड एंड एक्यूरेट पिक्चर नहीं प्रेजेंट करेगा,
but when you will do supplement it with other sources, this will give us a more valid and more accurate information. दूसरे sources के साथ supplement करके पढ़ने पे, cross verification करने पे, this will give us a more valid and more accurate picture. But we cannot claim that that too is a completely valid and completely accurate picture, because in history this cannot be said with the certainty. So that is the part of conclusion, and this gives us an idea that you are understanding the sources of history. आपको वो चीजें समझ में आ रही है? और अगर यूपीएससी ने लगातार 2 और 3 क्वेश्चंस पूछे within these 5 to 6 years, it means that we must have some understanding. तो मेरी इस क्लास को आप ऑप्शनल की क्लास कह के रिजेक्ट नहीं कर सकते. आमतौर पे द पीपल से कि ऑप्शनल पढ़ा दिया, और नॉट टीचिंग ऑप्शनल. ऑप्शनल में तो और अलग तरीके से पढ़ा जाता है, टॉपिक की शुरुआत ही अलग तरीके से होगी. दिस इज व्हाट जीएस. अच्छा बताओ, अब आपको और थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आया ना कि ग्रीक एंड चाइनीज ट्रेवलर्स अकाउंट आंसर लिख सकते हो, प्रीलिम्स के क्वेश्चन कर सकते हो, और अगर कभी यू गेट द एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीलिम्स, इट विल बी इजियर फॉर यू टू इनकॉर्पोरेट दैट इंफॉर्मेशन इन योर नोट्स. अपने नोट्स में उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, इनकॉर्पोरेट कर लेना है. ठीक है, तो अभी तो टाइम होने वाला है. ठीक है, तो इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अरब ट्रेवलर्स अकाउंट, उनकी भी बात करेंगे. ठीक है, और मैंने कुछ एक चीजें जैसे जैन और ये सब छोड़ा इसलिए बिकॉज लेटर वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन डिटेल. मेगा सीरीज इंडिका भी हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं, तो मैंने जानबूझ के ठीक है छोड़ा है. प्लस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम द उपिंदर सिंह बुक आई विल ओके, मैं यहाँ क्लास में ही उसको ले आता रहूँ. जैसे कुछ एक फैक्ट्स आज मैंने डिस्कस किए, कुछ पिछली क्लास में डिस्कस किए थे, तो ग्रेजुअली यू विल लर्न ऑल द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स. एक ही दिन में सारे हैवी हैवी फैक्ट्स बताने लगूंगा तो फिर आप डर जाओगे. ठीक है, तो वो नहीं करना, बट स्टिल वी विल लर्न. ठीक है, कि वहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट है, उसको कैसे हम यूज कर सकते हैं एग्जाम के लिए. तो अगर एक दो क्वेश्चन वहाँ से आते हैं तो कोशिश करें कि वो भी सही हो जाए. ठीक है, पहले मतलब एक रहता था कि चलो ठीक है 2-3 क्वेश्चन को सेक्रीफाइस कर देंगे. तो मुझे लगता है कि अगर इफ वी आर एबल टू डू दैट, अगर हम 10 ईयर्स 20 ईयर्स 10 आवर्स 20 आवर्स ज़्यादा खर्च कर दें और उस क्वेश्चन को भी कर लें, तो दैट इज अ ब्रिलियंट आइडिया. ठीक है, कि वाई टू लीव, AMC is the most focused area, ancient history is the most focused area. So we should give a greater emphasis on this particular module. Clear? ठीक है, any doubt, any question? तो इसका आंसर लिखना है आपको. ठीक है, यू विल राइट द आंसर नागसेन एंड नागार्जुन. मैंने बताया था आर एस शर्मा बुक राइट्स नागसेन और नागार्जुन. ठीक है ना. मिलिंद पन्नू जब आप पढ़ते हो तो वहाँ पे नागसेन लिखा है. ठीक है, उपिंदर सिंह के बुक में, और बुद्धिस्ट स्कॉलर्स में उन्होंने नागार्जुन नाम अलग से दिया है, सेपरेटली दिया है. आर एस शर्मा सेड नागसेन और नागार्जुन. ठीक है, तो डिपेंड्स. ठीक है ना, गॉट इट. चलिए, बाकी नागार्जुन भी आएंगे माध्यमिक शून्यवाद व्हेन आई विल डिस्कस, तो आपको नागार्जुन के बारे में बताऊंगा मैं. ओके, चलिए, और कोई क्वेश्चन है? नहीं. ओके. हाँ, मैंने वही कहा ना कि आर एस शर्मा की बुक में मैंने इसलिए पार्टिकुलरली नेम मेंशन किया कि आर एस शर्मा एनसीईआरटी बुक क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उसमें ये है. दूसरी चीज मैंने क्या बताई आपको कि यूपीएससी में कुछ एक क्वेश्चंस को डायरेक्टली फ्रेम कर रहे हैं उपिंदर सिंह से. उपिंदर सिंह में क्या दिया हुआ है वो तो मैंने क्लियरली बताया ना, कि मिलिंद पन्हो, ठीक है, मिनेंडर एंड नागसेन. ठीक है ना, वो तो क्लियरली लिखा हुआ है, वो मैंने बता दिया. और नीचे मैंने एक पॉइंट भी लिखवाया कि आर एस शर्मा की बुक में ये मिलेगा. वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने बोला है कि आर एस शर्मा एनसीईआरटी हम पढ़ेंगे. ठीक है ना, मतलब मैं तो क्लास में करा दे रहा हूँ, इसी क्लास के साथ हो जाएगा, तो आपको पढ़ते वक्त कंफ्यूजन ना हो. दैट्स वाई आई मेंशन. ठीक है ना, कि आर एस शर्मा की बुक में ये है. ठीक है, तो वहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है कि हाँ यहाँ पे लिखा हो. गॉट इट. ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना उसमें नागसेन था. ठीक है ना, नागसेन एंड मिनेंडर. ठीक है ना, ऐसा था. ठीक है, और कोई डाउट? चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू. वेलकम.